है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार धीरे धीरे करके अपने डे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश में, लेकिन ये सिर्फ निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक में अभी भी दबाव का सिलसिला हावी है और मिड कैप्स ने जो भी तेजी अपने नाम की थी वो ऊपरी लेवल से बहुत मामूली हो चुकी है। तो क्या रहेगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। निफ्टी और निफ्टी बैंक ने पकड़ी अलग अलग राह। रिलायंस के दम पर निफ्टी हल्की बढ़त के साथ अब 22,600 के करीब। वहीं वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। सुस्त बाजार में एफएमसीजी और आईटी शेयरों में रौनक कायम। 2% चढ़े एचयूएल, मैरिको, डाबर। वहीं मेटल शेयरों में आज थोड़ी मुनाफा वसूली। 3 से 4% फिसले सेल, हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी। इंफ्रा शेयरों में तूफानी तेजी। पीएनसी इंफ्रा 16%, वेल्सपन एंटरप्राइजेज और एचई इंफ्रा में 10% की तेजी। महाराष्ट्र में बड़ा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट मिलने से बनी है तेजी। उधर सुजलॉन का स्टॉक भी 5% के अपर सर्किट पर। कंपनी को 402 मेगावाट का ऑर्डर मिला। अच्छे नतीजों के बाद मेट्रोपोलिस में उछाल कायम। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद बीएचएल में आज कमजोरी कायम। फिलहाल शेयर करीब 5% नीचे। और आज आएंगे 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स। सनफार्मा, ग्रासिम पावर ग्रिड के नंबर्स का इंतजार। करीब 20% बढ़ सकता है सनफार्मा का मुनाफा, लेकिन मार्जिन पर दबाव संभव। पेट्रोनेट समेत वायदे की 3 और कंपनियां पेश करेंगी नतीजे। कराएंगे एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के चौथी तिमाही के नतीजे। फ्लैश रह सकता है मुनाफा, मार्जिन पर हल्का दबाव संभव। 0 से 1% रह सकता है सेकेंड वॉल्यूम ग्रोथ। साथ ही इंडिगो और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों का भी बाजार को इंतजार। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ दिल्ली से वीरू साथ देंगे, जहां पर बाजार के एक्शन पर पहले नजरें रहेंगी और डिटेल में जानकारी आपको पेश की जाएगी कि इस समय का ट्रेड क्या बनना है। कंसिडरिंग डे लो से मार्केट अपनी चाल को कुछ बेहतर करता हुआ और इस समय एब्सोल्यूट डे हाई के आसपास ही, उससे 2 पॉइंट दूर निफ्टी बैठा है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा साथ मिला है वीरू। हाउएवर निफ्टी बैंक से अभी भी निराशा हाथ लगती हुई। तो पहले निफ्टी इसे बाइसेक्ट करते हैं। All courtesy Reliance Industries. यस एग्जैक्टली। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने हर्षदा। आज फर्स्ट टिक से अगर आप देखें तो फर्स्ट टिक से रिलायंस मतलब मेरे ख्याल से 9-17 से इसने रिफ्लेक्ट कर दिया था कि मैं आज आई थिंक अपने कॉल राइटर्स को ट्रैप करूंगा। हर्षदा कल इसका क्लोज हुआ था एग्जैक्टली 20 डे मार्क के ऊपर। रिलायंस रखिएगा पहले स्क्रीन पे, याद रखिएगा जो भी टिप्पणियां मैं करूंगा अभी वो स्टॉक पे है इस संदर्भ में कि ये इंडेक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसलिए डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। हर्षदा मैं अनुज थे, लगभग 9:20 का वक्त था। इसने हर्षदा क्या किया, आज 2900 के कॉल राइटर को ट्रैप किया। उसी टाइम मैंने स्टैट्स स्क्रीन पे रखे थे और अब डे हाई पर। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ हर्षदा क्योंकि अब ये अप्रैल की एक्सपायरी का जो हाईएस्ट क्लस्टर था ना, ये उसको ओवरटेक कर रहा है। तो अगले 5 पॉइंट रिलायंस के मतलब 5 रुपये 10 रुपये यानी करीब करीब 2930 से लेकर 2940 की ट्रैजेक्टरी रिलायंस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये पार करता है तो ये निफ्टी को एक एडवांटेज देगा। रही बात निफ्टी की, आज सुबह अप्रोच क्या थी हर्षदा? देखिए कल हमारे 2 पुट राइटर्स बहुत कन्विंसिंगली बाजार में विजिबल थे। 22,400, 22,500। परसों का 22,400 का पुट राइटर उठ के कल 22,500 पे विजिबल था और उसी लिए मैंने एक सुबह एक अप्रोच ड्रॉ की थी कि एनी डिप, देखिए ये क्लियरली मेंशन था ट्रेड डिप पे करना है। हायर लेवल्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। बाजार कोलैप्स हुआ, बेस 1 रखिएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 और अबव बेस 1। बेस 1 था 440, 22440, उसको आपको बाय करना है, आपको ग्रैब करना है। आइडिया ये था कि कल के 2 पुट राइटर्स यानी 22,500 और 400 के बीच का कोई क्लस्टर मिल जाए तो उसको बाय करेंगे। और हर्षदा प्रॉफिट टेकिंग का जोन क्या था? वो था RS1। आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 का क्लस्टर था लगभग 22,563 से 607। मेरे को लगता है जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है, आप अभी होल्ड करके देखिए लॉन्ग अगर आपके पास है। माइट बी 607 की ट्रैजेक्टरी हर्षदा निफ्टी एक बार अटेम्प्ट करे, वहां जाए
तो फिर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और एक और बताऊं बात, अगर 607 पार हो गया तो हम फिर री एंटर करेंगे, या फिर आप थोड़ा रिस्क लीजिएगा, क्योंकि 607 का मतलब यह है कि आप परसों, कल और आज के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले सबसे बड़े कॉलेटरल के जोन को क्रॉस कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि 600 पार होगा, आज तक 607 पार होगा, और स्विंग टुवर्ड्स 641 लुक्स पॉसिबल, 689 लुक्स, लीजिए बात करते करते 22,606, और मेरे को लग रहा है हर्षदा द काइंड ऑफ आई थिंक बिहेवियर रिलायंस का है ये आएगा। तो 641 689 हर्षदा, क्योंकि स्विंग आ चुका है तो अब ऑप्शन स्टेट्स देखने का मतलब नहीं है। अगर 607 के ऊपर हम कुछ देर टिक गए तो 641 689 तक का स्विंग पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा हर्षदा, रिलायंस के लिए अगले 10 रुपए क्रिटिकल है इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से भी। हर्षदा, चले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही नजरें, क्योंकि रिलायंस के कंधों पर ही दरअसल आज की तेजी हासिल हुई है। और जैसे वीरू मेंशन कर रहे हैं, अगर 606 के आसपास टिक गया निफ्टी तो फिर और 40-45 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी वीरू। लेकिन जितनी तेजी निफ्टी में है उतनी ही निराशा या फिर मायूसी आप कह सकते हैं निफ्टी बैंक को देखकर हो रही है। और आज निफ्टी बैंक के लिए एसबीआई का साथ भी नहीं है। यहाँ पर कौन से लेवल्स हैं? हर्षदा देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, रिलायंस हमारे पास है। इनफैक्ट कल हमारे पास मेटल्स था, कल हमारे पे फार्मा था, कल हमारे पे आईटी था, क्लोज टुवर्ड्स क्लोज हमारे पे आज रिलायंस है। लेकिन निफ्टी बैंक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने सुबह अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था, इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक को ट्रेड करना मुश्किल है। एफर्ट करिएगा अगर ट्रेड करना है तो 22 मतलब माफ कीजिएगा बेस के आसपास बेस लेके आइए। ये कंट्रीब्यूटर्स ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एक स्विंग दे टुवर्ड्स हायर साइड। कंट्रीब्यूटर्स देखिए, वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बेस रखिएगा, सुबह का बेस क्या था, और वो बेस था, दो बेसिस थे। पहला था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा था ऑप्शन बेस, और वो दूसरा ऑप्शन बेस करीब करीब 47, 631 और 510 वहां तक आया। हर्षदा, मैं अभी भी कहूँगा मेरा इंटरेस्ट शायद बैंक निफ्टी में अभी नहीं है। एक बात मैं कह देता हूँ बस, सिर्फ एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये 47,810 के स्क्रीन पे लेके आइएगा, अगर 47,810 का स्विंग पार करता है, फिर से नोट करके रखिएगा, 47,710 और 734 का जोन क्रॉस करता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 900 और 950 लुक्स पॉसिबल, यानी 150-200 पॉइंट टुवर्ड्स 48,000 दे सकता है हर्षदा। बट मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस वक्त हर्षदा है निफ्टी में। 607, यकीन मानिए हर्षदा, टिक बाय टिक चार्ट्स पे 607 ही हाई है, लेकिन 607 पार हुआ तो स्विंग 40 पॉइंट का मिलेगा। मैं श्योर नहीं हूं कि निफ्टी बैंक वो अपनी स्ट्रेंथ को कहां से लेके आएगा, बट मैं श्योर हूं थोड़ा सा निफ्टी को लेकर हर्षदा। ओके, तो निफ्टी बैंक कहां से मजबूती दिखाएगा वो अभी भी एक बड़ा सवाल, लेकिन हाँ, रिलायंस के बल पर अच्छी तेजी कायम रहेगी। अच्छा, बाय द वे वीरो, 22,600 ज्यादा देर तक टिका नहीं, लेकिन उस पर नजरें बनी रहेंगी। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट जोड़ना शुरू करते हैं, और उससे पहले ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज के लिए ऑफ कोर्स एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी हम खूब चर्चा कर चुके हैं, वो तेजी में है ही। लेकिन आप देखिएगा HUL, कोल इंडिया, सिप्ला, ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और काउंटर्स जो इस तेजी में अपनी योगदान दिखा रहे हैं। मेट्रोपोलिस नंबर्स के बाद तेजी में, PI इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे हैं PI के, माइंड यू। कोफोर्ज और ग्रैन्यूल्स में भी हम तेजी ही देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बैकफुट पर आज हिंडाल्को आ गया है, कल का टॉप परफॉर्मर आज यहाँ पर थोड़े से वीकर विकेट पर। वहीं BPCL, श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस जैसे काउंटर्स में भी कुछ दबाव देखने को मिला है। भेल के नंबर्स को लेकर दरअसल निराश हुआ है बाजार, भले ही आगे की कमेंट्री अच्छी हो, लेकिन इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन की दिक्कतें थी। NMDC, IEX और सेल, ये दूसरे PSUs हैं जहां पर आज हमने दबाव देखा है। तो अब इस मार्केट में ट्रेड क्या लेना है, इस पर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए गौरांग शाह हैं, टेक्निकल्स के लिए हमारे पैनल में आज साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और विकास सालुंके। 2:15 पर BEL और सिप्ला दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, उसकी बातचीत होगी। 2:20 पर एस्ट्रल के तिमाही नतीजों के बाद आज फाइनली स्टॉक में रिकवरी आई, लेकिन आगे का आउटलुक कैसा है, इस पर कंपनी के CFO को जोड़ेंगे। फिर बात करेंगे कल आने वाले नतीजों की, और कल दिग्गज ITC का दिन है, साथ ही इंडिगो के भी नतीजे आएंगे।
इन दोनों पर फोकस रहेगा। सुमित को जोड़ेंगे। मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ सुशांत भंसाली, एम्बिट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी, एसटीबीटी और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। हर्षदा ने पूरे कार्यक्रम का क्रम समझा दिया आपको। निफ्टी का हाई देखिए अभी कुछ देर पहले एग्जैक्टली 606, 607 इंट्राडे हाई लगा के आया, करीब करीब 580 पर। एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ आपके स्क्रीन पे। फॉर इंस्टेंस एक बार आप HAL लेके आइए, फिर कॉल्स को लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे डिफेंस स्पेस का HAL आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 4875 पे अभी अभी हर्षदा की बात करते करते लगभग 30 रुपए का स्विंग देखे गया डे हाई पर और करियर हाई पर, नया हाई। प्रकाश सर, वोलेटिलिटी विद इन द रेंज, हालांकि ये वोलेटिलिटी निफ्टी को थोड़ा सा आज एक्सपेंड करके गई, 606 की ट्रेजेक्टरी लेके आई। आपका व्यू सर, क्या 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 चीज करेंगे इस बाजार में आप इस वक्त? इस समय मुझे जो पसंद है, आई थिंक मैं करूंगा GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा का जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है आज मूव शुरू हुआ है। इसका मूव आज और कल में कायम होगा। ट्रेड कर रहा है 86, 85 में, स्टॉप होगा 86 का, 85 वैसे ओनली। टारगेट मुझे 90 के नजर आते हैं GMR इंफ्रा पर। ध्यान देना चाहिए आज और कल के हिसाब से। अच्छा प्रकाश सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। ये स्टॉक में सुबह रीड कर रहा था सर, 86.95 का आपका बाय कॉल है। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्या ये कुछ बड़े एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं? मींस दैट जिस आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं सर, क्या ये किसी बड़े ब्रेकआउट में ट्रांसलेट हो सकता है डिलीवरी बेस्ड पर्सपेक्टिव से? जी हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। जो GMR इंफ्रा का चार्ट है, आज ये मूव शुरू हुआ है। टारगेट तो मैंने 90 बताया, वो नियर टर्म के 1 या 2 दिन के हिसाब से। लेकिन स्ट्रक्चरली देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट 95 रहेगा, फिर 100 की तरफ जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 100 पॉसिबल है GMR इंफ्रा में। तो वन स्टेप एट अ टाइम, दैट्स ऑल, लेना चाहिए GMR इंफ्रा। ओके, GMR एयरपोर्ट्स आपका यहाँ पे बाय कॉल है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 86.90 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए HAL में खरीदारी करने की राय रहेगी। HAL लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है और अभी पिछले करीब अगर 5-6 मिनट में देखें तो जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि एक शार्प अप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आप HAL में खरीदारी कर सकते हैं। 4820 4820 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 5050 5050 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं HAL में। इसके ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहें तो 4900 का कॉल ऑप्शन जो 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 94 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 200 के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट करिए। हाल में एक अपॉर्चुनिटी 4900 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर मानस दे रहे हैं। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही एक शानदार पुल बैक आ रहा है पिछले 4-5 दिनों से। स्टॉक हर वॉलेटिलिटी में कंटिन्यूसली अपने 10 और 20 डमा को होल्ड करके स्टेडीली वापस अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में अपना ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है, तो टाटा पावर बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 441 का और टारगेट्स रहेंगे 460 रुपए के। तो 60 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की टाटा पावर में, और सुबह से ही चर्चा हो रही कि अब की बारी कैसे बिजली कंजम्पशन एकदम पीक करने लगा है और इस बीच थोड़ी सी प्राइसेस भी बढ़ने लगी हैं। तो 460 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद जी। देखो, मेरा पहला ट्रेड रहेगा लॉरिस लैब। लॉरिस लैब में एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने परसों देखा था और कल भी एक जो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट था 448 का, उसके ऊपर वो कल एक ब्रेकआउट देखने मिला, उसके ऊपर सस्टेन भी रहा। आज भी हमने नोट डाउन किया है कि एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉरिस लैब बाय करना है 480 के टारगेट के लिए। नीचे में 445 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 445 के स्टॉप लॉस से लॉरिस लैब को बाय करना है 480 के टारगेट। 480 के टारगेट की लॉरस लैब को। आज फार्मा में एक बार फिर से कुछ स्टॉक से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। आज सिप्ला ने लीड किया, जिसका कल ट्रेड के बारे में बात भी की थी। आज आएंगे फार्मा पे, लौट के आएंगे। एज ऑफ नाउ लॉरस लैब। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र देखिए, लो बीटा पे ही काम करेंगे, HUL में ही बाय रहेगा। HUL में जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इट्स बहुत बढ़िया पैटर्न है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा इसका 200 DMA, जो करीबन 2410 के आसपास आता है।
अभी अगर आप आर्ली चार्ट देखते हैं तो आपको सपोर्ट दिखता है 2360 का। 2367 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो सपोर्ट के ऊपर है। तो HUL इज अ बाय अबाउट 2360, कीप स्टॉप लॉस एट 2335 एंड टारगेट सेट करें 2410 का। चलिए, तो ये हो गया HUL पे व्यू। अब गौरांग जी के पास चलते हैं। मीनवाइल रिलायंस लिखे आइएगा, जैसे बात कर रहा था मैं, 29.30, 29.35, ये 5, 7, 10 रुपए का जो जोन है वो एक डिफिकल्ट सप्लाई क्लस्टर रिलायंस के लिए। एग्जैक्टली रिलायंस वहीं से सिंक हुआ और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा निफ्टी पे पड़ा। रिलायंस लिखाइए, देखिए एग्जैक्टली वो जो है ना 29.38, वो है अप्रैल सीरीज़ की एक्सपायरी का एक रिवर्सल क्लस्टर। ये है 29 अप्रैल का स्विंग हाई, जहाँ कुछ वाइल्ड हाई शेडोज हैं। लेट्स सी, आई मीन अभी बहुत समय बाकी है इस क्लोजिंग में, लगभग अभी तो एक्शन बाकी है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और धीरे धीरे ये वोलेटिलिटी एटलीस्ट बाजार को ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में ले जा रही है। ठीक है, आई मीन बैंक निफ्टी सिंक हो रहा है, बट कल फार्मा चला, IT आज चला, मेटल्स में स्विंग था, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, आज रिलायंस ने एक लीड दी है। गौरांग, वॉलेटिलिटी है बट बाजार हायर ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड कर रहा है। आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड? तो उम्मीद करते हैं वीरेंद्र, धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो और बहुत लंबा समय नहीं हुआ था वीरेंद्र, हम 21,840-50 के आसपास गए थे कुछ दिन पहले, और वहां से फिर निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे और 22,600 का स्तर एक ऊपरी पड़ाव के रूप में फिलहाल उभर करके आ रहा है। तो देखना जरूरी होगा, जो आप विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम के शुरुआत में, कार्यक्रम के शुरुआत में, 22,600 के ऊपर टिकना जरूरी है। और थोड़ा बहुत भारीपन लग रहा है वीरेंद्र, जिस प्रकार से बिकवाली हावी हो रहे, प्रयास कर रहे हैं हम ऊपर जाने का, लेकिन तो ये उठापटक वोलेटिलिटी है, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, जब तक निर्णायक तरीके से हमें पहले हफ्ते जून के अगले महीने में पता नहीं चल जाता नतीजों के बारे में चुनाव को लेकर के। लेकिन हाँ, निवेशक का बाजार है ये, और गिरते हुए बाजार में मेरे ख्याल से एक विकल्प अगर ढूंढना है तो खपत से जुड़ी हुई FMCG क्षेत्र से एक कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नतीजों के बाद थोड़ा बहुत निचला स्तर देखा था हमने, यहाँ पर 1100 के पार अभी फिलहाल चल रहा है। बुनियादी तर्क के आधार पर 1300 के ऊपर के लक्ष्य नजर आते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी होती है। गौरांग टाटा कंज्यूमर पर एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, राजेश ने इनफैक्ट HUL पिक किया था। एक बार ब्रिटानिया जैसा ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब वो पूरा FMCG का पैक रखिएगा प्लीज आप स्क्रीन पर, क्योंकि यहीं पर हमने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक रिवर्सल आने के साइंस दिखने लगे हैं। तो HUL टॉप परफॉर्मर, डाबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप टाटा कंज्यूमर देखिए, गोदरेज, मैरिको जैसे ट्रेड्स, इन सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ब्रिटानिया के केस में भले ही ये भारी थोड़ा सा स्टॉक हो, लेकिन कोई ट्रेड का मौका अमित इसमें भी ढूंढेंगे? ब्रिटानिया, मैरिको, FMCG में कुछ और पसंद है आपको? जी मैम, ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक ने एक शार्प रनअप के बाद 7-8 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था, और आज हमने देखा उस कंसोलिडेशन का गैप से इसने क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। जरूर स्टॉक फिलहाल 1.5% अप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 5190 का, और 5350 के 1 से 2 दिनों के टारगेट्स ब्रिटानिया में बनते हैं। ये पूरा पैक देखिए, अच्छी खासी तेजी के जोन में इस समय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। अच्छा, एक स्टॉक हमने जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उस पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी लेना बनता है। मानस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रिंग इसी की लीडरशिप में आज निफ्टी की ये चाल मजबूत हुई है। क्या अभी भी 2925 पर कोई मौका है और एडिशनल पोजीशन लेने का? 2% ऊपर जो है काउंटर। तो अगर हर्षिता जी आपका समय थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप 2 मंथ तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो अभी भी समय है जहां पर आप रिलायंस पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि जो पिछले 2-3 मंथ का कंसोलिडेशन था, अब वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। एक हर्डल 2950 पे जरूर है, बट पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि शायद 2950 के लेवल्स जल्द ब्रीच हो जाएंगे। तो अगर ट्रेड लेना होगा एक पोजिशनल बेसिस पे, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2870 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3050 के टारगेट सेट करना है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज विद ड्यू डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन नेटवर्क 18 है। नेटवर्क 18 एक रिलायंस ग्रुप कंपनी है।
तो ये ड्यू डिस्क्लोजर आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और आज एक पुल बैक देखा गया है। एस्ट्रल इंडिया करीब 1.5% ऊपर है। वैसे अगर आप ध्यान दें 12% हल्का हुआ है मुनाफा कंपनी का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन्स दोनों पर दबाव देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ देखी गई। अब यहाँ से आगे क्या स्थिति उभर कर आ रही है, डिमांड सिचुएशन इस समय कैसी है, सब पर बातचीत करेंगे। एस्ट्रल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हीरानंद सावलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सावलानी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनली जो प्रेशर्स रहे हैं, क्या तीनों सेगमेंट्स प्लम्बिंग, पेंट और एडहेसिव्स में देखने को मिले हैं या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने इनफैक्ट ड्रैग किया नंबर्स को? देखिए, फर्स्ट पाइप से बात करते हैं कि पाइप सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी आप कंपेयर कर रहे हो वाई वाई बेसिस कंपेयर कर रहे हो। लास्ट ईयर जो हमारा था वहां पे हमको एबनॉर्मल गेन था, जो हमने मार्केट को कम्युनिकेट भी किया था कि ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट आया हुआ है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और हमने जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस दिया था उससे बेटर ही आया हुआ है। ये साल का अगर फुल ईयर के भी अगर आप नंबर देखो, कंसोल बेस पे भी अगर नंबर देखोगे तो लास्ट ईयर से बेटर हुआ है मार्जिन। तो मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस के जोन में ही प्रॉफिटेबिलिटी आई है। बट लास्ट ईयर Q4 के अंदर जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था उससे कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। रहा सवाल टॉप लाइन का, तो टॉप लाइन में ये साल सबको पता है कि पॉलीमर के प्राइसेस पीवीसी सीपीवीसी के डाउनवर्ड जर्नी में थे, तो बिकॉज ऑफ दैट टॉप लाइन इरोजन हुआ था सब कंपनियों का, पूरी इंडस्ट्री का। उसके बावजूद भी हमने करीबन 9.5-10% के आसपास का ग्रोथ दिया हुआ है। अभी पॉलीमर के भाव वापस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर ये साल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6-7% तो बढ़ चुके हैं और अभी भी गुंजाइश है कि यहाँ से अगले महीने की बिगनिंग में और भी 3-4% बढ़ने का है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि बढ़ रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको टॉप लाइन ग्रोथ भी आ जाएगा। तो हमने जो भी गाइडेंस दिया है उसके मुताबिक कहीं पे भी हमको नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट कम है। ओके सर, ये बताइए, पेंट्स एंड एडहेसिव की बात करता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी अगले 1-2 क्वार्टर्स में आप क्या देख रहे हैं, और स्पेशली आई मीन इस फिस्कल के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में। और एक और चीज़ सर कि कुछ नए प्लेयर्स का आना, मार्केट्स का उनका भी कैप्चर करना, उसका थोड़ा सा प्रेशर है क्या मार्केट में? थोड़ा सा एग्जैक्टली आपसे जानना चाहूँगा मैं। तो ये साल में अगर देखिएगा तो हमारा पेंट का बिजनेस ने भी 14-15% EBITDA मार्जिन दिया हुआ है। एडेसिव के अंदर भी इंडिया ऑपरेशन ने हमको करीबन 15.7% का EBITDA मार्जिन दिया हुआ है। जो भी चैलेंज आई है वो यूके ऑपरेशन से आई है। यूके ऑपरेशन का मार्जिन इस साल में 5% के 5.5% के आसपास आया, तो इसलिए कंसोलिडेटेड बेस पे अगर आप फुल ईयर का देखोगे तो 13.5% के आसपास दिखाई देता है। तो अगर वो यूके को हम हटा देते हैं तो इंडिया ऑपरेशन में कहीं पे भी हमको चैलेंज नहीं लग रही। यूके में भी स्पेसिफिक रीजन था जो हमने स्ट्रीट को वेल इन एडवांस कम्युनिकेट किया था कि भाई वहां पे जो है केमिकल के भाव गिरे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री लॉसेस आने वाले हैं अगले 2 क्वार्टर तक। तो पिछले 2 क्वार्टर से ये मार्जिन प्रेशर में थे। Q3 में तो -3% था, ये क्वार्टर के अंदर 5.5% आया हुआ है। फुल ईयर के बेस पे भी करीबन 5.5%। जो अगले क्वार्टर ऑनवर्ड वहां पे कोई चैलेंज बड़ा आने वाला नहीं है और यहाँ से वापस डबल डिजिट मार्जिन आ जाएंगे। और इंडिया ऑपरेशन तो एडेसिव में हमारा 15-16% पिछले 3 साल से दे रहा है मार्जिन। वही ट्रेजेक्टरी ये साल में भी कंटिन्यू रहेगी और ग्रोथ भी 15-20% आराम से आएगा। ओके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो दबाव था वो अगर आप देखें इंटरनेशनल बिजनेस के कारण भी हुआ था, और एग्जैक्टली यही पॉइंट है। मीन जो ब्रोकरेज व्यूज़ थे कल, स्पेशली अगर आप देखें जो CLSA ने पॉइंट आउट किया था वहाँ भी था यही पॉइंट। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आई मीन जो बाथवेयर सेल्स है आपकी इस बार करीब 24 करोड़ रुपए की रही। FY25 के लिए इस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, और साल दर साल कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाथवेयर सेगमेंट में? तो बाथवेयर में जो 24 करोड़ आप नंबर देख रहे हैं ना, वो लास्ट क्वार्टर का है। तो अगर मैं फुल ईयर के नंबर नेक्स्ट ईयर का हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो करीबन 125 से 150 करोड़ के बीच में रेवेन्यू आएगा, जो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा लास्ट ईयर से। क्योंकि अभी हमारा बेस काफी लो है, तो इसकी वजह से परसेंटेज टर्म में देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे भी करीबन 125 से 150 करोड़ के बीच में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फुल ईयर के नंबर। कमिंग बैक टू FY25 में आप मुझे बताइएगा कि प्लम्बिंग बिजनेस में कितनी और ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर तीनों बिजनेसेस में
सबसे ज्यादा ग्रोथ आप कहाँ एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो इस समय आपने मार्केट कंडीशंस पढ़ी होंगी? तो प्लम्बिंग बिजनेस के अंदर हम लोग 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एडेसिव के अंदर भी हम 15 से 20% कर रहे हैं। पेंट के अंदर थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि उसका बेस अभी भी लो है, और हमने कल ही इंडिया में बैंगलोर के अंदर पेंट लॉन्च किया है अंडर द ब्रांड एस्ट्रल, और कल हम लोग गुजरात में, अहमदाबाद में लॉन्च रख रहे हैं एस्ट्रल पेंट का। तो उसका बेस लो होने की वजह से वहां पे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ आएगा, बट अदरवाइज कोर बिजनेसेस के अंदर हम आराम से 15 से 20% के बीच ग्रोथ करेंगे। % तक की ग्रोथ, दैट्स गुड टू हियर सर। अच्छा, एक चीज, हैदराबाद में आपने प्लांट कमीशन करना था, क्या वो ऑन ट्रैक है? आई थिंक वो जून में कमीशन होने वाला था। करेक्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग सही है। हमने जून 24 में हम कमीशन करने जा रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी करीबन 70,000 मेट्रिक टन है, जो 2 फेस में आने वाला है। पहले फेस में करीबन 40,000 मेट्रिक टन आएगा और सेकेंड फेस में 30,000 आएगा, और दूसरा हमारा प्लांट कानपुर में आ रहा है जो करीबन 60,000 मेट्रिक टन का है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च 25 में चालू होगा। अच्छा सर, मैं बात करूं अगर FY25 की या फिर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ की, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस लाइंड अप कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? और FY25 के लिए आपने अप्रॉक्सीमेटली एड स्पेंड्स में कोई इजाफा होगा, इस पर थोड़ा टिप्पणी करेंगे, या फिर वही रहेंगे जो FY24 में रहे? तो FY24 में हमारा सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा था। उसके पीछे का रीजन ये भी था कि हमने 25th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एस्ट्रल की, तो उसकी वजह से हमारी पूरी ब्रांडिंग की जो थीम थी वो हमने कंप्लीटली चेंज की थी, और प्रमोशनल एक्टिविटी काफी की थी क्योंकि हम 25 साल कर रहे थे। उसकी वजह से हमारा पूरा पैकेजिंग से लेके, होर्डिंग से लेके, इवन सोशल मीडिया से लेके, टीवी से लेके, सब एड हमने कंप्लीटली रिवाइज करके चेंज की थी 25 ईयर की थीम को लेके। तो बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ईयर में हमने देखोगे तो FY23 की कंपैरिजन में FY24 में हमने 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड किए थे लास्ट ईयर, जो स्पेंड नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू नहीं होने वाला है। उसमें से थोड़ा बहुत हो सकता है, बट 50 करोड़ तो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ईयर में ऑन द कॉन्ट्रेरी एड स्पेंड कम होने वाला है कंपेयर टू द FY24। और प्रोडक्ट लॉन्चेस सर इस साल के लिए, स्पेशली एडेसिव में कुछ और या पेंट? एडेसिव के अंदर भी हम लोग काफी सारे सीलेंट में, सिलिकॉन सीलेंट में और उसमें नई प्रोडक्ट के लॉन्च करने जा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट लॉन्च करने जा रहे हैं। सिमिलरली पाइप के अंदर भी हम OPVC लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे मशीन्स अक्टूबर में आ जाएंगे, तो उसके नंबर कन्वर्जन आपको Q4 ऑनवर्ड दिखाई देगा। तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी प्लान आउट हो चुकी है, और भी प्रोडक्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो शायद आगे जाके अगले 6 महीने के अंदर हम आपको और भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। हीरानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू सर फॉर FY25। तो FY25 को लेकर आउटलुक मजबूत कंपनी का, एडहेसिव और प्लम्बिंग साइड पर कह रहे 15 to 20% तक की ग्रोथ आसानी से हासिल होगी, और लो बेस के चलते पेंट बिजनेस भी आउट परफॉर्म ही करेगा। गौरांग, ये स्टॉक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा करेक्ट हो चुका है। अब इस कमेंट्री के बेसिस पर क्या 2100 के आसपास नई पोजीशनिंग होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पहले तो पुराना निवेश है एस्ट्रल पर, तो खरीदारी की राय है हमारी। पहले तो निचले स्तर पर अगर आपका निवेश है तो आप बने रहे। अभी जो आप वार्तालाप कर रहे थे और मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के जो विस्तार योजनाओं के बारे में चर्चा की और नए कारोबार की चर्चा की, आज स्टॉक करीबन 1.5 से 2% ऊपर है, और क्योंकि बाजार में उठापटक अनिश्चितता का माहौल है हर्षदा, नीचे की तरफ आए तब खरीदारी करनी चाहिए, नई खरीदारी। ओके, तो नो न्यू बाइज इस समय। जो करेक्शन दिख रहा था विकास क्या, लेकिन पूरा हो चुका है एस्ट्रल में? विकास, आप शायद म्यूट पर हैं। जी हर्षदा जी, जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था वो 50 DMA के आसपास ऑलमोस्ट ये इसने कल टच कर चुका था। 2050 के आसपास का उसका एक इम्पोर्टेंट 50 DMA सपोर्ट था। उसी सपोर्ट से वापस आज थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक रैली देखने मिलेगा, बट हालांकि ऊपर में जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 2170 के आसपास का। अगर जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो ये वापस 2240 2250 के आसपास का एक पॉजिटिव रुझान देख सकता है। नीचे में 2050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो वापस नीचे की तरफ 200 DMA
जो डाउन में 1950 के आसपास देखने मिल सकता है, तो उस रेंज में काउंटर आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी जिस हिसाब से आज का ट्रेड देखने मिल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव वजन यहाँ पे देखने मिल सकता है। 2170 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करने का 2240 2250 के आसपास की एक रेंज ओपन होते हुए देखने मिल सकता है। ये फिलहाल बात आपके लिए एस्ट्रल की स्क्रीन पर हो रही है। चलिए अब बात करते हैं एक टॉप परफॉर्मर की। दो टॉप परफॉर्मर्स, एक सिप्ला और दूसरा बीईएल। और सिप्ला मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये भी रखना चाहती हूँ कि 1485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश सातपुते ने मेरे ख्याल में आज ओपनिंग के साथ ही ये ट्रेड दिया था। आई थिंक इनका टारगेट अचीव हो चुका है। आई थिंक राजेश पालविया साहब ने भी 1480 का कॉल दिया था और राजेश सातपुते ने भी ये दरअसल 8 बजे सुबह में टॉप कॉल्स में दिया था। सातपुते साहब, ये टारगेट 1 आपका अचीव हुआ है, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? हर्षिता जी, देखिए पैटर्न देख के लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो भी मिलेगा, और वो है हमारा 1520 का। तो पहला टारगेट था करीबन 40-45 रुपीज का। तो मुझे लगता है अभी भी जिन्होंने लिया है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो वो बात अलग हो जाती है कि इंट्राडे के लिए साइड पे हो गए, लेकिन थोड़ा अगर जो कोई वक्त दे कल तक का भी, तो मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1520 का। नया स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 1465 का। तो इट्स स्टिल अ बाय इन सिप्ला। स्टिल अ बाय इन सिप्ला। और ये इनफैक्ट चर्चा खबर से पहले हुई थी और वो टारगेट अचीव हुआ। आज किस बेसिस पर भागा है? यतिन हमारे साथ है बताने के लिए। यतिन, बताइए क्या खबर आई? तो देखिए, सबसे पहले सिप्ला की बात करते हैं, जिसको एक फाइनल अप्रूवल मिला है, जेनेरिक वर्जन ऑफ सोमाटुलिन। ये एक कॉम्प्लेक्स ड्रग है जिसकी यूएस में मार्केट साइज सिप्ला के प्रेस रिलीज के हिसाब से लगभग 7,600 करोड़ रुपए है। और कहीं ना कहीं एनालिस्ट को लगता है कि 20 से 25% मार्केट शेयर सिप्ला इस पर्टिकुलर ड्रग में कमांड कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिप्ला के यूएस प्लांट से ये अप्रूवल आता हुआ नजर पड़ रहा है। और जो यूएस बिजनेस सिप्ला का फीका पड़ा हुआ था एनालिस्ट के हिसाब से, वहाँ फिर से एक बार रौनक लौटेगी और करीब 100 से 120 मिलियन डॉलर्स के आसपास की यहाँ आपको सेल्स आती हुई नजर पड़ सकती है। यानी एक सिंगल प्रोडक्ट जो है सिप्ला को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स दे सकता है। और शायद इसीलिए आज स्टॉक 3.5-4% की तेज़ी के साथ इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में है रिजल्ट्स के बाद, और निफ्टी इंक्लूजन कैंडिडेट के तरीके से इसको देखा जा रहा है, जिसके बाद स्टॉक में मोमेंटम भी बढ़ा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़बरदस्त थी ऑर्डर इनटेक को लेके, जहां वो 25,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये 25,000 करोड़ के ऑर्डर में MRSAM मिसाइल, जो सैम मिसाइल्स हैं, इसका जो गणित है वो नहीं किया गया है। तो अगर वो MRSAM मिसाइल्स की ऑर्डर आ जाती है तो ये ऑर्डर बुक ओवर एंड अबव होती आपको नज़र पड़ेगी। एबिटा मार्जिन 23 से 25% के बीच में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन रख रहा है, जिसके अंदर नए ऑर्डर्स एक्सपोर्ट मार्केट्स के भी आएंगे। तो इसके चलते स्टॉक में आप फिर से एक नया 52 वीक हाई देख रहे हैं। अभी लगभग 3% की तेजी के साथ बीईएल कारोबार करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो नई तेजी। और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो इनफैक्ट एक ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है बीईएल के लिए। मानस, आपने पहले हाल पर एक पर्सपेक्टिव दिया, चार्ट के लिए अब बीईएल पर भी कॉल दीजिए। तो देखिए, चाहे एचएल हो चाहे बीएल हो, दोनों के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी बीएल में आई थिंक स्ट्रेंथ है, लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना चाहिए। पोजिशनली ट्रेड लीजिए तो बेहतर रहेगा। 269 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा बीएल का वो 300 रुपए के आसपास का होगा। तो स्ट्रेंथ तो अभी भी दिखती है और ये भी स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। बीएल चले गए जनाब इस स्टॉक के। मीनवाइल कुछ इंट्राडे ब्रेकआउट्स को पकड़ते हैं। अब ट्रेड्स करने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा ट्रेड्स लेते हैं। स्क्रीन पे लाइए एक बार, देखिए मैं ग्रेनुअल्स में तो देर हो गई, अब ग्रेनुअल्स बन गया टॉप गेनर 3.5% ऊपर, और मैं मिड डे में इसकी रीडिंग कर रहा था। बट अभी जो स्क्रीन पे एक ट्रेड विजिबल है, दैट्स सिंजन। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, सिंजन। ये किसी ने मार्क नहीं किया अभी। 700 रुपये का भाव है, 50 डे में अभी भी पार हुआ 700 रुपये 5 पैसे, और इसकी 700 की कॉल भी रखिएगा स्क्रीन पर। एक बार इस स्टॉक को देखिएगा अमित। सिंजन अमूमन जब इस ब्रैकेट से निकलता है एग्जैक्टली 27 मार्च को भी ऐसा ही स्विंग प्रोवाइड किया था इसने, और 2 फरवरी को, उससे पहले 5 जनवरी को ऐसा ही स्विंग प्रोवाइड किया था। 702.50, 13.35 पे ये 25 पे कॉल ट्रेड कर रही है। आपका व्यू इस वक्त क्या है सिंजन पर, और ट्रेड पर्सपेक्टिव से क्या व्यू है इस वक्त इस ब्रेकआउट पर? जी
जी वीरेन जी, काफी शार्प पुल बैक नीचे से सिंजी ने दिखाया, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम है ये अपने 200 डेमा की तरफ जा रहा है, जो कि 715 है, उसके ऊपर ट्रैवल करेगा तो फिर एक नया हाई बनाना शुरू करेगा लगभग 730 735 के आसपास। एज फार एज कॉल इज कंसर्न, यहाँ पे मोमेंटम है तो 13 रुपए वाली कॉल हम ले सकते हैं। लगभग 700 की स्टॉप लॉस हम रखेंगे छोटा सा यहाँ पे 8 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 23 पे। जी हाँ, ये स्टॉक नीचे की ट्रजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ आपकी स्क्रीन पे देखिए फार्मा में कैसे मूव आ रहे हैं। ग्रैनुअल्स, सिंजन डे हाई पर अभी अगर आप देखें तो सिप्ला की बात हुई 3% ऊपर 1489 के स्तर पे ये ट्रेड करता हुआ शार्प मूव यहाँ पे है। तो फार्मा में मूव्स काफ़ी सारे विजिबल हैं। और एक बार निफ्टी फार्मा इंडेक्स रखेंगे, कल भी मैं इसका उल्लेख कर रहा था क्लोजिंग में कि नज़र में रखिएगा इन काउंटर्स को। और अच्छा मूव निफ्टी फार्मा, इट्स 19229 और यस ये ऑलमोस्ट अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी। 702.80 सिंजन का भाव अभी बात करते करते अगर आप देखें 700 रुपये की ट्रजेक्टरी से 703 आ गया, मोमेंटम है। और 700 की कॉल भी डे हाई की ट्रजेक्टरी में आके खड़ी हो गई, मोमेंटम आ गया इस स्टॉक में इस वक्त बात करते करते। फिर लेके आइए, जब मैं इस आई थिंक कार्यक्रम के शुरुआती पार्ट में कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को एनालाइज कर रहा था, उसमें एक M&M फाइनेंस अपीयर हुआ था। ऑल दो ये ट्रेड अब नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। बट विकास जरा एक बार रीडिंग कीजिए M&M फाइनेंशियल्स की। ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ 244 पे, तारीख थी करीब करीब 9 मई की। अभी 267 पे उस बॉटम लगाने के बाद पहला आई थिंक जो वर्टिकल या फिर जोन या फिर मार्क जो उसको पार करना था वो था 20 डे मार्क को, उसने इसको पार कर लिया। आपका व्यू इस वक्त M&M फाइनेंस पे? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से इसका एक बॉटम होने के बाद अगर आप इसका मोमेंटम इंडिकेटर भी देखोगे तो यहाँ से कल 2 दिन से यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है, आज भी यहाँ पे देख रहा है। लेकिन ऊपर में 270 एक इम्पोर्टेंट हर्डल इस काउंटर में हमने लास्ट के 4-5 ट्रेडिंग सेशन में नोट डाउन कर चुके हैं। अगर ये 270 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा टूवर्ड्स 50 डीए में जो 274, और उसके बाद 200 डीए में जो आ रहा है 280 के आसपास, उसके तरफ ये पॉजिटिवली साइड मोमेंटम करेगा। लेकिन इंट्राडे बेस पे 270 एक इम्पोर्टेंट हर्डल इस काउंटर में है, जैसे ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में अभी 261-60 का एक अच्छा बेस बना चुका है, तो इस स्टॉप लॉस में इसमें भी ट्रेड लेके जा सकते हैं। तो ऊपर में 280 के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न देखने मिल सकता है 261 के स्टॉप लॉस से। तो ये फिलहाल M&M फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। आज आईटी और मिड कैप आईटी में फिर से थोड़ा सा फ्लेवर लौटा है। कोफोर्ज ऑफ कोर्स उसकी QIP के चलते करीब 2-2.5% ऊपर, लेकिन साथ ही आप L&T टेक सर्विसेज देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ एक पुल बैक आता हुआ। LTTS का काउंटर करीब 2-2.25% के गेंस दिखा रहा है। गवा साहब, आपकी नज़र गई है इन टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर? आज थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इन्फोसिस का भी है, लेकिन LTTS, कोफोर्ज तो सुबह में डिस्कस भी हो रहा था, वो QIP के चलते थोड़े से फ्लेवर में है। या कोफोर्ज तो सुबह अच्छा लग रहा था, LTTS भी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट जो सेटअप बना हुआ है LTTS का, वो लगता है आज से मूव शुरू होगा, आज कल परसों तक जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेस्ड है ऑन द हायर टाइम फ्रेम। जो बाउंस मिला है 4400 से LTTS में, उससे लगता है वो 4800 तक ले जा सकता है। स्टॉप का अगर 4500 का, 100 रुपीज का स्टॉप है, 200 रुपीज का टारगेट है, तो 1:2 यहाँ बनता है। मुझे लगता है और भी अप्रूव मिल सकता है LTTS में, बिल्कुल। और एक कप मूव की तैयारी LTTS में डेफिनेटली है। 100 रुपए के गेन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वो फिर से 300-325 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक में बिकवाली अब बढ़ने लगी है, 0.5% का नुकसान इसने अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा कोटक जैसे काउंटर्स भी अब नेगेटिव साइड पर आपको दिखाई देंगे। तो इस समय जो नई बिकवाली शुरू हुई है वो मेरे ख्याल में इंडसइंड में ही देखने को मिली है। इस पर फटाफट से अमित एक चार्ट चेक दीजिए, फिर चार का चौका की शुरुआत करेंगे। जी मैम, इंडसइंड का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक तरह का बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। 200 डेमा के जरूर नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम 1350 1360 एक इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है स्टॉक। लेकिन जब 1420 जो कि इसका 10 डेमा है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक छोटी सी तेजी यहाँ पे बन सकती है लगभग 1450 1475 की तरफ। थोड़ा सा वेट करेंगे फॉर अ कंफर्मेशन अब 1420।
देखिए तो ये फिलहाल आपके लिए इंडसइंड बैंक 1420 तक का वेट कीजिए, उससे पहले तेजी नहीं होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है, अब लेकर आइए आपके लिए 4 का चौका, जहां पर आज के ट्रेड्स पे फोकस रहेगा। सस्ता ऑप्शन 4 ट्रेड्स दरअसल हम आपके लिए लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस देने वाले हैं, फिर आएगी एफनो सुपरस्टार की बारी और ये राजेश सातपुते तैयार करेंगे। साथ ही साथ चार्ट का चमत्कार हम विकास सालुंखे से लेंगे और गौरांग शाह तो है ही हमारे लिए वो मिड कैप ट्रेड देने के लिए। तो शुरुआत फिर मानस आप ही के साथ, तब बताइए सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टाटा कंज्यूमर के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी समय के बाद यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो टाटा कंज्यूमर के 1120 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 14 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 7 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे 1120 के कॉल ऑप्शन में टाटा कंज्यूमर। तो लगभग डबल हो सकता है ये कॉल 1120 वाला टाटा कंज्यूमर, और टाटा कंज्यूमर पर एक कॉल वैसे भी गौरांग शाह दे चुके हैं। 1120 का कॉल लेकर चले जो 14 पर है, 30 तक जाने की क्षमता रखता है। ये है आपके लिए सस्ता ऑप्शन। अब आते हैं एफनो सुपरस्टार की तरफ। राजेश जी बताइए। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो फार्मा पे ही है। उसमें से जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा लुपिन। आई थिंक एक बढ़िया ब्रेकआउट देके लुपिन सस्टेन कर रहा है 1700 के ऊपर। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा भी देखें तो 10% का ऊपर इंटरेस्ट जंप है, और मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से लॉन्ग एडिशन है इसका एक स्विंग मिलना चाहिए 1740 1750 तक। तो 1700 के ऊपर लुपिन बाय रहेगा। फ्यूचर में हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रहेगा 1680 का, 1680 का स्टॉप लॉस। जी हाँ, और इस स्टॉक का जिक्र करना मैं भूल गया था, ये आज अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। सुबह एक डिप आया लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे लुपिन। विकास सालुके जी के पास चलते हैं आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। विकास जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मेरा मिड कैप में कैपेसाइट इंफ्रा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। 296 के स्टॉप लॉस इसको बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 324 330 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। डेली चार्ट पे एक अच्छा पैटर्न बना चुका है और आज के दिन में जो पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने मिला है विथ, अगर इसके डायरेक्शन में इंडेक्स भी देखो तो एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है, तो 324 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 298 के 296 के स्टॉप लॉस। ओके, तो आपने यहाँ पे कैपेसिटी इंफ्रा बाय किया लगभग 324 के टारगेट के लिए। अब चलते हैं गौरांग जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। गौरांग क्या पिक कर रहे हैं? सुरेंद्र, एक कंज्यूमर वाइट गुड अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है सिम्फनी लिमिटेड। इसको हमने पसंद किया है, मिड टू स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है ये, और जब कभी भी कोई कूलर का नाम लेता है तो सीधा सिम्फनी का नाम सामने आता है। इस तरीके की पावरफुल ब्रांड है और प्रेजेंस है इसकी मार्केट में। मौजूदा स्तर करीबन 1000 के आसपास, बुनियादी तर्क के आधार पर 1200 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए लंबी अवधि के लिए। ओके, सिम्फनी 1005 पे आपका ये बाय कॉल है। ओके, चार ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए। हमने शुरुआत की थी यहाँ पर आज सस्ता ऑप्शन से। आपकी स्क्रीन पे जो पहला ट्रेड आया था वो आया था मानस के सौजन्य से, सस्ता ऑप्शन। टाटा कंज्यूमर की कॉल 1120 की यहाँ पे स्ट्राइक फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 30 ऑन द हायर साइड बाय करनी। स्टॉप लॉस 7 रुपये का। राजेश सतपुते ने जो ट्रेड पिक किया वो था ल्यूपिन 1709 के लक्ष्य 1740 के लक्ष्य के लिए 1709 पे आपको कमिट करना है। विकास सालुके ने यहाँ पे कैपेसिट इंफ्रा बाय किया लगभग 324 के टारगेट के लिए, 330 के टारगेट के लिए 377 पे। गौरांग शाह ने यहाँ पे पिक किया सिम्फनी को 1005 की ट्रेजेक्टरी में। गौरांग, ये सिम्फनी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऑल दो आई थिंक इस प्राइस पे काफ़ी स्टेबल हो गया है। लगभग आप समझ लीजिएगा कि मई 2023 से, मतलब लास्ट साल से काफ़ी स्टेबल हुआ। 800 से करीब 1005 का पुल बैक दिया। ये वाइट गुड सेगमेंट में ही स्पेशली डेडिकेटेड वो कंपनियां जो कि एसी सेगमेंट में है, लाइक ब्लू स्टार, लाइक वर्लपूल, लाइक वोल्टास, हेवल्स, इनमें से आपको कुछ पसंद है इस वक्त? तो इन सब पर भी खरीदारी की राय है। ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल जैसी कंपनियां हैं वीरेंद्र, वहां पर भी खरीदारी की राय है। और सिम्फनी को इसलिए पसंद किया क्योंकि देखिए, बारिश का अनुमान मौसम विभाग से ये है कि बारिश अच्छी होगी तो जाहिर है कि ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से मांग ज्यादा आएगी। तो जो सपोर्ट सिम्फनी जैसी, मैं ये नहीं कहता कि बाकी को नहीं मिलेगा, लेकिन एंट्री लेवल मिड साइज में अगर आपको जाना है तो मेरे ख्याल से सिम्फनी एक अच्छी कंपनी नजर आती है। और जो आपने पहला
सेंटेंस कहा, पहला वाक्य जो कहा कि इसने परफॉर्म नहीं किया है। तो इस प्रकार के बाजार में क्योंकि इस ऐसा माहौल है, मेरे ख्याल से ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसी कंपनियों को आप चुने जिन्होंने शायद थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस किया, लेकिन आने वाले समय में जो होने वाली चीजें हैं, मिसाल के तौर पर बारिश का मौसम या फिर चुनाव और उसके नतीजे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि अब शायद ये परफॉर्म करने के कतार पे खड़ा है, और आंकड़ों के आधार पे भी हमें लग रहा है कि 1200 के लक्ष्यांक आ सकते 1200 यानी लगभग 20% का अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं। 4 ट्रेड्स पिक हमने किए। निफ्टी एक बार फिर 22,500-600 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, इट्स अ टफ जोन। होता क्या है, एक लॉजिकल बात समझिएगा। हाई विक्स पे ऑप्शंस बेचने में पैसा मिलता है, तो जो 22,600 का कॉल राइटर है उस पर खूब ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, हाई कॉल प्रीमियम मिल रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी लेवल को बाइसेक्ट करना अगर आप देखें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। जरा आउटस्टैंडिंग ऑयल ही कहिएगा कल की कॉल का, मेरे ख्याल से उसका प्रीमियम होगा इस वक्त करीब 38-39 रुपये के आसपास। ज़रा प्लीज़ कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। कल 22,600 की जो कल की एक्सपायरी की कॉल है, मैं देख रहा था ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ है वहाँ पे, तो उस जोन को काटना मुश्किल होता है। और देखिए एग्जैक्टली अब करीब 73-50 पे ट्रेड कर रही है। माफ़ कीजिएगा, वो कॉल थी 22,650 की जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और 68 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कल करीब आप समझ लीजिएगा कि 43-42 लाख के आसपास खड़ा था। तो काफ़ी कॉल राइटिंग है यहाँ पे। मीनवाइल मैं अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पे महसूस कर रहा था कि जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं उनमें एक मूव आ रहा है। जरा प्लीज़ आप एक बार ओबरा रियल्टी लिखाइएगा 1736 पे, और एक तरफ स्क्रीन पे रखिएगा डीएलएफ को। डीएलएफ को भी मैंने अभी अपनी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की शीट है उस पर अभी देखा। डीएलएफ ने क्या किया, डीएलएफ ने लोअर लेवल से एक हल्का सा पुल बैक जनरेट किया, लेकिन प्रेशर में है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ओबरा रियल्टी को देखें तो लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड हो गई। मानस अभी तक ओबरा रियल्टी सिंक नहीं हुआ, और आज के इस लोअर लेवल की ट्रैजेक्टरी से जो पुल बैक आया उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? कभी भी किसी भी वक्त या किसी बड़ी तेज़ी में ट्रांसलेट हो सकता है क्या, या फिर वो पॉइंट जो कि इसमें स्ट्रेंथ लेके आएगा 17, 50, 55 उसके पार आ सकती है इसमें स्ट्रेंथ? तो देखिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी बनी हुई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट शायद 1 से 2 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर वो ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, और अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, इसलिए कॉल ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना चाहिए। 1740 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं ओबराय रियल्टी का, जहां पर 38 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। लेकिन मेरा समझना है कि अगर आपको चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, तो इसमें 100 रुपए तक के टारगेट आपको ओबराय रियल्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओबरॉय में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, कैपिटल गुड्स पर गौरांग मैं आपकी राय लेना चाह रही थी। आपको याद होगा जिस दिन सीमेंस के नंबर्स आए, एबीबी के नंबर्स आए, क्या धमाकेदार तेजी इन स्टॉक्स ने दिखाई थी। फिर आज भेल ने पूरी तरह से निराश किया क्योंकि Q4 में पुअरेस्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। अब कंस्ट्रिंग इस पैक में वैसे भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले 2 हफ्तों में जब भी हम क्लोजिंग करें, वो कैपिटल गुड इंडेक्स में हर रोज करीब 400-500 अंकों की तेजी हम गिनते हैं। ये भेल के नंबर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये क्या एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम स्टॉक पर भारी पड़ सकती है आगे? क्योंकि आज एक रिएक्शन है 5% नीचे का, क्या और ड्रैग करेगा वो Q4 का परफॉर्मेंस इनको? संजो की बात है, भेल के नतीजे आए और मुझे वीरेंद्र की याद बहुत आ रही थी तभी, हर्षदा, लाइटर नोट। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत निराशाजनक बिल्कुल है नतीजे, और शायद नीचे की तरफ दायरे और भी हो सकते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे ख्याल से 240-250 से ये स्टॉक करीबन 300-325 के आसपास गया, और अब नीचे की तरफ के दायरे हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। लेकिन एक चीज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अर्षद, आपको याद होगा, जब ये कैप गुड्स इंजीनियरिंग से मैंने थर्मैक्स का जिक्र किया था, केसी इंटरनेशनल, सीमेंस, कमिंस जैसी कंपनियां, एलएनटी जैसी कंपनियां हैं, तो एक तिमाही में कैप गुड्स इंजीनियरिंग कंपनीज में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कुछ कारणों को लेकर के। तो मेरा मानना ये मेरा निजी मानना है कि आप अगर देखते हैं तो छमाही दर छमाही या साल दर साल नतीजे देखिए। एक तिमाही के नतीजे अगर आप देखते हैं और फिर आप अपना मन परिवर्तन करते हैं कि नहीं, नतीजे खराब आए, मुझे निकल जाना चाहिए,
ये मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं होगी। एक जस्टेशन पीरियड होता है कैप गुड्स इंजीनियरिंग का, एक हाथ तिमाही में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण नतीजे थोड़े निराशाजनक आ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली भेल के नंबर्स में तो आई थिंक थर्ड क्वार्टर में भी निराशा हाथ लगी थी, और वैसे भी ये कंपैरिजन हम ईयर ऑन ईयर ही कर रहे हैं, बट आई थिंक ये पिछले 2-3 क्वार्टर से वो ऑर्डर बुक अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नंबर्स में दिखाई नहीं दे रहा है। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये थर्ड क्वार्टर में भी चर्चा हो रही थी। चार्ट्स के आधार पर राजेश सातपुते, ये आज 5% टूट रहा है 300 के आसपास। यहाँ से क्या नीचे के और दरवाजे खुल रहे हैं या स्टेडी है? 300 संभाल लिया तो बस संभल गया काउंटर। देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं कि 300 पे कॉल राइटर खड़े, 300 पे पुट राइटर खड़े, तो 300 एक राउंड फिगर होता है जहां पे थोड़ा बहुत बेटिंग होता है बाय द बुल्स एंड द बेयर। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बोलती है कि 300 प्रोबेबली टूट सकता है, और जो रिसेंट लो था 270, 275, 270, ये एक बार के लिए रिटेस्ट हो सकता है। काउंटर अच्छा है, बट दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। आई थिंक अगर वो लेवल मिल जाए 270, 275, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। तो एट दिस लेवल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी रिएक्शन और आएगी। ओके, बीएचएल पे आपका ये व्यू है और सबका नाम नोट कर लिया गया है। जिसने अगर आप देखें बीएचएल को भरा भुला कहा है, यहाँ पर डायरी में सबका नाम नोट कर लिया गया है। चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या है? इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा एक काउंटर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, IREDA में काफ़ी अच्छा एक प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और हमारा मानना है कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डिफेंस, रेलवे, बाकी थीम चली है, अब रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड थीम भी यहाँ पे वर्क करनी चाहिए। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 10-12% के स्विंग बन रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। सपोर्ट रहेगा आपका 184 के आसपास, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 201 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो IREDA पे खरीदारी की सलाह है। ये रेडा पे अगर आप देखें 190 में आपका बाय कॉल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं प्रकाश सर से जब पहला कॉल आया था ना, आपको याद होगा जब GMR एयरपोर्ट से बाय कॉल दिया था, मैंने उनसे यकायक एकदम से एक प्रश्न पूछा, सर कि ये क्या किसी बड़े और एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है क्या, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट है। और आप देखिए वो एग्जैक्टली होता हुआ अभी ये प्रकाश सर के इंट्राडे टारगेट की तरफ जा रहा है। लेकिन आज की कैंडल, 2 भाग हैं आज की कैंडल के, प्लीज़ जरा कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा GMR एयरपोर्ट्स के। आज की लोअर शेडो, जो प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एफर्ट्स है लोअर लेवल्स पे, एक तो वो, और दूसरा बॉडी इटसेल्फ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। GMR एयरपोर्ट्स अब टेक्निकली इसको देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब ये 19 फरवरी से लेकर अब तक की जो हाईएस्ट क्लस्टर्स हैं सारे के सारे, उनको स्ट्राइक करता हुआ डे हाई पर आगे ट्रेड कर रहा है। HAL मेरे ख्याल से मानस की कॉल थी, वो भी डे हाई पर आगे ट्रेड करता हुआ, स्विंग बहुत अच्छे खासे हैं। और इस बीच में आपके स्क्रीन पे एक ट्रेड और रखूँगा, एक बार आप रखिएगा हिंद पेट्रो, और ज़रा 530 पे यकीन मानिए बहुत ही, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग जोन में आ चुका है। 531 मेरे स्क्रीन पे भाव है। एक बार अमित जरा HP को ट्रैक कीजिएगा, 531.45 बात करते करते अभी ऑलमोस्ट ये अपने मई फर्स्ट वीक के हाईएस्ट क्लस्टर को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू? जी वीरेन जी, काफी अच्छा खासा लंबा बेस बनाया है। लगभग इसने पिछले 2-3 महीनों में कई बार इसने अटेम्प्ट लिया और फिर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, बट मुझे लगता है यहाँ पे बेस बिल्डिंग कंप्लीट है अब, और स्टॉक इज रेडी टू मूव अप। डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से हाई है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 520 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 555 पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए HPCL के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 555 के लिए मौका है, ट्रेड लेना बनता है। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की, और कल बिग बॉय ITC का पहला थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 1 साल का चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, और फिर बात करते हैं कि नंबर्स कैसे आएंगे। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, पिछले साल एक अच्छी तेजी इसमें बनी। आज भी आप देखेंगे 440 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% ऊपर है। 1 साल का चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये 12 महीनों में 3.5% तक के रिटर्न्स आपको दिखा चुका है। 6 मंथ्स ईयर टू डेट की सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ईयर टू डेट इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, तो क्या ये नंबर्स एक साइन होंगे कि फिर से स्टॉक चल सकता है?
सुमित को जोड़ लेते हैं। सुमित, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, क्योंकि आईटीसी के नंबर्स से ठीक पहले सभी एफएमसीजी कंपनियों में जोरदार तेजी है आज। तो कल लीडर्स का दिन है, आईटीसी सिगरेट स्पेस का लीडर, एफएमसीजी स्पेस या पेज इंडस्ट्री टेक्सटाइल का, और साथ ही साथ बात आती है इंडिगो की और एविएशन का लीडर। तो कल इन सब लीडर्स के नंबर है। तो आईटीसी के साथ शुरुआत करूंगा, जहां पर बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा इनका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर रहने वाला है। और मार्केट एस्टिमेट लगा के चल रहा है कि करीब करीब रेवेन्यू ग्रोथ 7 से 9% के आसपास तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेगी। पहले स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर है 16,992 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर, एबिटा करीब 6,310 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा का नंबर, मुनाफे फ्रंट पे 5,115 करोड़ रुपए का मुनाफा 5,087 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन फ्लैट करीब 37.9 से घट के 37.1% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। 0 से 1% के आसपास के सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत है, जो कि पिछली तिमाही में -2% थी, तो वहाँ से इंप्रूव होगी, और पिछले साल इस तिमाही में +11% थी, तो वहाँ से घटेगी। इसके अलावा ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो 7 से 9% के आसपास के एफएमसीजी रेवेन्यू ग्रोथ रहने का अनुमान है। 14 से 16% के आसपास की होटल कारोबार की ग्रोथ रहेगी। लास्ट क्वार्टर में ये रोबस्ट था, देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा रहता है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 5 से 6% के आसपास, और पेपर कारोबार में 5 से 6% या 5 से 10% के आसपास एक डिक्लाइन का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। सिगरेट कारोबार जो है उसमें सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 0 से 1% रहेगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 4 से 5% के बीच में आने का अनुमान, और सिगरेट एबिट जो है वो करीब करीब 3 से लेकर 4% के आसपास की ग्रोथ वहाँ से देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी डिमांड होटल स्पेस में आने का अनुमान है। एग्रीकल्चर में 5 से 6% की रेवेन्यू ग्रोथ तो रहेगी, लेकिन वहाँ क्रूशियल आउटलुक अगले क्वार्टर में शुरू होगा, और पेपर में जो इनपुट प्राइसेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे थोड़ा सा एक सपोर्ट रहेगा, हालांकि रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन रहेगा। तो ओवरऑल एक जो नंबर्स हैं उनमें अच्छे नंबर या मिले जुले नंबर कह लीजिए आप, लेकिन सेगमेंट सब सेगमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सिगरेट वॉल्यूम कारोबार जो है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा बेटर कर सकता है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, स्पेशली सिगरेट वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट, और एफएमसीजी साइड पर भी पिकअप की उम्मीद है 440 के आसपास। इस पर पहले एक फटाफट से पर्सपेक्टिव लेंगे। लगे हाथ एक बार बताइए आप क्या ट्रेड लेने के पक्ष में है चंदन आईटीसी, क्योंकि 499 वो 52 वीक हाई इसने जब छुआ, उसको फिर से रिट्रेस कर पाएगा नंबर्स के बल पर या नहीं, दैट इज द की क्वेश्चन। देखिए, आप आईटीसी की बात कर रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे हल्का सा हायर बेस बना रहा है, मल्टीपल बेजर है, बट आज का जो अभी तक का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक नए ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ट्रिगर तो बनना चाहिए यहाँ पे। इमीडिएट में जो सपोर्ट है वो लगभग आपके 432 के आसपास के बन रहे हैं, और यहाँ से फॉलोअप हुआ तो लगभग 466 तक के अपसाइड बनने चाहिए, जो कि रिसेंट स्विंग हाई को निकालते हुए नजर आएंगे। ये इनफैक्ट 466 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सुमित, मैं आपके पास इंडिगो पर आऊंगी, लेकिन एक बार HPCL स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि जो वीरू मेंशन कर रहे थे स्टॉक में एक अच्छा मूव आता हुआ करीब 534 के लेवल्स, तो वो स्पाइक आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। 545 का टारगेट वैसे अमित सेठ ने इस पर दिया है। अब बात करते हैं एक और दिग्गज या इंडस्ट्री लीडर इंटरग्लोब एविएशन की। कुछ देर पहले हम GMR की बात कर रहे थे और वो स्टॉक भी आसमान छू रहा है। इंटरग्लोब एविएशन के केस में यील्ड, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा कैसी साबित होती हुई दिखाई दे सकती है सुमित? YOY बेसिस पे आप इंडिगो में लगा के चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेजी इंडिगो दिखा ही रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। नेट सेल्स करीब 16,520 करोड़ रुपए के आसपास, एबिटा करीब 4,490 करोड़ रुपए इस तिमाही में, मार्जिन 27.5% जो कि 19.5% से बढ़ के आने की बात है, और मुनाफा एक लो बेस के सामने 916 करोड़ रुपए का लो बेस था, उसके सामने 2370 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफे का नंबर बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा जो है वो हाई बेस की वजह से थोड़ा श्रिंक होगा, और जो RPK यानी कि रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर है वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास 16% की बढ़त की बातचीत है। पैसेंजर लोड फैक्टर करीब 87-87% इस तिमाही में रहने की बातचीत है, जो कि पिछली तिमाही के अंदर 85-85.5 था, तो 2% वहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगा। आस्क यानी कि अवेलेबल सीट किलोमीटर 3400 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान है, जो कि 12% के आसपास बढ़ सकता है, क्योंकि सीजनैलिटी का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे मिलेगा। क्रूड का आउटलुक स्टेबल रहा है। प्रैट एंड विटने जो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर रहा, उसको लेके कमेंट्री कुछ चीज़ें हैं जिनको मार्केट ज़रूर सुनना चाहेगा, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर इंडिगो के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उस क्वार्टर के सामने नंबर थोड़े से वीक होंगे, लेकिन YOY बेसिस पे नंबर बहुत अच्छे आने का अनुमान है।
बस अच्छे आने की अनुमान क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर क्रैक्स देखने को क्लियरली मिल रहे हैं। आप देखते ही देखते 600 पॉइंट का नॉक आ चुका है। निफ्टी की पूरी तेजी गायब हो चुकी है, ये भी आपको जहन में रखना है, क्योंकि निफ्टी को देखकर मार्केट ज़्यादा एक्साइटेड था कि कुछ रेजिलियंस देखने को मिला है, लेकिन आप देखिए बैंकों ने ही कमर तोड़ी है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, वीरो, एक एक करके सब में बिकवाली बढ़ती हुई। इनफैक्ट एक्सिस तीनों ही काउंटर्स आधे % से ज़्यादा का नॉक पिछले 10 मिनटों में दिखा रहे हैं। यही इनफैक्ट इस समय की सबसे बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी कर आप देखें तो, और वही कारण है कि निफ्टी भी ऊपर से स्लाइड होता हुआ। निफ्टी का फॉल अभी भी कंट्रोल है, निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक अब याद रखिएगा अपने वही देख के आई थिंक हर्षदा स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल था कि स्ट्रेंथ आएगी तो कहाँ से आएगी। मैं श्योर नहीं था कि कहाँ से, अगर आप देखें कौन आके डिलीवर करेगा और कौन आके आई थिंक 47,500 के जोन को प्रोटेक्ट करेगा। लेट्स सी। 47,500 याद रखिएगा। आज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुट राइटर्स का लास्ट जोन है, अगर आप देखें टिका तो शायद ये और क्रैक हो, बट एज ऑफ नाउ करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 2:57 हो चुके हैं, तो कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे। बट वी आर एट डे लो। जरा प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए जरा यहाँ पर, जो आज इस पेन में आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक आज लूजर साइड में खड़े हुए हैं। एक कोटक खड़ा था गेनर साइड में, वो भी चला गया, अब सिंक हो गया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI और एक्सिस बैंक। एक बार HDFC बैंक लेके आइएगा चंदन। HDFC बैंक 1451। हालांकि अभी भी ये फॉल काफ़ी कंट्रोल्ड है, बट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? इस सीरीज़ के आखिरी पड़ाव में हम हैं। ऑलमोस्ट वेडनेसडे हो चुका है, थर्सडे फ्राइडे, फिर अगले थर्सडे एक्सपायरी भी है। फिर मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी और भी स्पाइक कर जाएगी। अभी बैंकिंग स्पेस में आप लोग क्या ट्रेड पर्सपेक्टिव से क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, कंपेरेटिवली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो हम थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस अभी तक है। निफ्टी में हमारा पॉजिटिव बायस था, बट बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड बायस है। निफ्टी में बायस की वजह ये है कि निफ्टी अपना 50 डे में होल्ड कर रहा है और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट बैंक निफ्टी में कंसर्न ये है कि यहाँ पे पुट कॉल रेशियो नीचे है और पिछले 3 दिनों से ये बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी 48,200 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसर्न का यहाँ पे साइन है। 47,000 तक के डाउन साइड यहाँ पे हम देख रहे हैं। निफ्टी में हम कंटिन्यूसली बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू रख रहे हैं, बट बैंक निफ्टी में हल्का सा 47,000 की तरफ डिप बन सकता है। 47,000 की तरफ वो क्लियरली डिप बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सिचुएशन अच्छी नहीं है। HDFC बैंक भी करीब करीब आधा % नीचे इस समय ट्रेड में दिख रहा है। अच्छा, एक स्टॉक रह गया है जिसके नंबर्स कल आएंगे, वो भी जैसे सुमित मेंशन कर रहे थे इंडस्ट्री लीडर है पेज इंडस्ट्रीज। सुमित बताइए। देखिए, पेज इंडस्ट्री के केस में थोड़ा बेटर साइड पे नंबर का अनुमान है, चाहे YOY देखिए या Q-on-Q बेसिस पर। नेट सेल्स करीब 1192 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 970 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा 264 करोड़ 134 करोड़ रुपए के सामने एबिटा का नंबर होगा। मार्जिन 22-22%, 14% का एक बेस था उसके सामने, यानी कि 8% का एक्सपेंशन है यहाँ पे। और मुनाफा भी 78 करोड़ रुपए के सामने 174 करोड़ रुपए इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। Q-on-Q भी इनके मार्जिन करीब 3-3.5% के आसपास एक्सपेंशन दिखा सकते हैं, और एक अच्छे नंबर्स Q-on-Q बेसिस पे भी बाजार अनुमान कर चल रहा है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, एथलेजर के जो नंबर्स हैं उनके नंबर्स में आपको थोड़ा सा एक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और एक म्यूटेड डिमांड इनके एथलेजर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। लेकिन अदरवाइज क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वहां पर थोड़ी सी एक मॉडरेट हुआ, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। प्लस जो कॉस्ट रैशनलाइजेशन है वो भी कंपनियों को काफ़ी हद तक रिलीफ करेगा। एक लो बेस भी है नंबर्स को लेके, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का नंबर काफ़ी वीक थे। सो लो बेस के सामने, थोड़ा इनपुट कॉस्ट के स्टेबल होने के सामने, डिमांड पिकअप के सामने नंबर थोड़े अच्छे दिखेंगे आपको YOY Q-on-Q। लेकिन एथलेजर सेगमेंट थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, सो सेगमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर बाजार जरूर नजर रखेगा। सुमित, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। सारे नंबर्स को एक बार फिर से अगर आप देखें स्क्रीन पर रखने के लिए पेज इंडस्ट्रीज का जिक्र हम कर रहे थे, इस पर हम बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ से अब एक काम करते हैं। समय है आज अब हमारे खास सेगमेंट यानी बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाने का, और इस क्रम में हमारे साथ आज सुशांत भंसाली साहब जुड़े हैं, CEO एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के। सुशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक इस मई फर्स्ट वीक 3 मई तक बाजार में सबसे हर चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आई थिंक ये लो वोटिंग परसेंटेज ने ये बाजार का थोड़ा कन्विक्शन कम कर दिया।
बट आपकी सुशांत जी अप्रोच क्या है? क्या एनडीए अगर एक ठीक ठाक नंबर भी ले आए, मेजॉरिटी गेन कर ले, तो भी क्या बाजार के स्ट्रक्चर पे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका व्यू क्या है? आप इस नंबर इक्वेशन को कैसे रीड कर रहे हैं? आप लोगों ने पिक्चर क्या ड्रॉ करी है? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है और बेस्ट केस में अगले 1 महीने में क्या पॉसिबल है? बाजार का रुख डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इलेक्शंस के रिजल्ट्स और उसके एस्टिमेट्स के ऊपर निर्भर रहेगा। नेक्स्ट 10 दिन तक आई थिंक काफी उतार चढ़ाव जैसे हम इस महीने देख रहे हैं ऑलरेडी। महीने के शुरू में बाजार तेजी में था, फिर सडनली बाजार गिरा और फिर वापस लास्ट 10 दिन से बाजार वापस नई ऊंचाइयों पे की तरफ अग्रसर हो रहा है। बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। बट 30 साल से हम एक ही चीज देख रहे हैं इंडिया में कि एक स्टेबल सरकार बन रही है आफ्टर एवरी इलेक्शन। 2004 में भी उलटफेर हुआ, 2009 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी, 2014 में एक नई सरकार बनी। बट हमेशा एक स्टेबल सरकार गवर्नमेंट बनी है इंडिया की। पब्लिक ने आई थिंक एक अच्छा फैसला दिया है हमेशा लास्ट 20-25 सालों में, और न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इवन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी। और इसका आई वुड से फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही है कि स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो पॉलिसीज भी स्टेबल रहेगी। और एक और अनोखी चीज हमने देखी है लास्ट 20 सालों में कि किसी भी नई गवर्नमेंट ने पुरानी गवर्नमेंट के अच्छे फैसलों को उलटफेर नहीं किया है और अच्छी पॉलिसीज को रादर और अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उनका और अच्छे से यूज किया है। एंड इवन करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने भी पिछली गवर्नमेंट्स के जो भी अच्छे चीजें थी उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, कि मनरेगा हो या आधार से लिंक्ड हो या नए बैकअप का हो। सारे जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं उनको उन्होंने आगे ही बढ़ाया। और हमें यही उम्मीद रहेगी कि जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, भले बीजेपी एनडीए की बने या किसी अदर कॉम्बिनेशन की बने, वो पॉलिसीज को स्टेबल रखेंगे और इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो 2055-56 तक तकरीबन रहेगा आजकल के अनुमान के अनुसार, वो उसका फायदा उठाने के लिए हर गवर्नमेंट आई थिंक बेसब्री से काम करेगी और बाजार को अर्निंग्स डिलीवर करेगी और नतीजन हमारे हिसाब से इक्विटी मार्केट नेक्स्ट 10 से 20 साल तक अच्छे चलते रहेंगे। चलिए, तो नीतिगत फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा, नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर नीतियां वही रहीं, अब आते हैं कमिंग बैक टू आई थिंक अर्निंग्स। इस बार का ये जो अर्निंग सीजन बीता, आपको लगा कैसा? आई मीन बहुत से एनालिस्ट और आई थिंक विशेषज्ञों का मानना ये है कि टॉप लाइन इस बार काफ़ी हद तक स्थिर रहा, न कोई सब्सटेंशियल जंप ना या फिर कोई ड्रॉप भी नहीं था, बट बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। आपके मुताबिक ये अर्निंग सीजन कैसा रहा और वो अंश बाजार के, वो धड़े, वो सेगमेंट्स जहाँ पे आपको अर्निंग्स कन्विक्शन दिखी गई, वो एक दो स्पेस क्या थे? तो आपने नहीं सही पकड़ा। आई थिंक सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी स्टेबल रही है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ जो डबल डिजिट में हो रही थी वो सिंगल डिजिट में आ गई है और अर्निंग्स को सिर्फ मार्जिन्स बचा रहे हैं इस पूरे साल में, बिकॉज इन्फ्लेशन रिवर्स हुआ है। सो ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है वापस और जिसकी वजह से EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन काफी अच्छे रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। और प्रॉफिट ग्रोथ मोस्टली कंप्रेशन ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से आई है, जब न कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो कि सेल्स ग्रोथ से होता है। और ये क्वार्टर भी तकरीबन अभी तक तो ऐसे ही रहा है। अभी तक ऑलमोस्ट 70-80% रिजल्ट्स आ चुके हैं और आई थिंक ज्यादा सरप्राइजेस नहीं आए हैं थैंकफुली। और किसी का अगर सेल्स ग्रोथ कम आई है तो मार्जिन बढ़ गया है, और जहाँ पे सेल्स ग्रोथ ठीक आई है वहाँ पे मार्जिन अगर कम हुआ है तो भी ओवरऑल रिजल्ट्स आई थिंक ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेज या पॉजिटिव सरप्राइजेज इस क्वार्टर में तकरीबन काफी कम आए हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर के मुकाबले। जिसका मतलब ये है कि एनालिस्ट्स आर एबल टू प्रेडिक्ट द अर्निंग्स मच बेटर दिस टाइम कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और उसकी वजह से आई थिंक बाजार काफी स्थिर है। और लास्ट 4-5 महीने से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 22 से 23,000 के बीच में जनवरी से चल रहा है। तो जो बड़ी तेजी आई थी विधानसभा इलेक्शंस के बाद में दिसंबर से, जब बाजार वहां से इनफैक्ट टोटल मार्केट कैप जो है 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो गया, ऑलमोस्ट 25% बढ़त हुई है मार्केट कैप में लास्ट 6 महीने में। लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स इटसेल्फ। और लास्ट 2-3
महीने से बाजार सिर्फ आई थिंक ऊपर नीचे ही हो रहा है और मार्केट कैप वहीं पे स्थिर है। तो रिजल्ट्स अर्निंग्स के मुकाबले आई थिंक हमको फ्रॉम अ सेक्टोरल पर्सपेक्टिव आईटी के रिजल्ट्स उम्मीद से अच्छे आए हैं हमारे हिसाब से, और कंज्यूमर कंपनीज के जो नंबर्स थे वहां पे अभी थोड़ी रिकवरी दिखी है। तो रूरल की वजह से जहाँ पे काफी लोगों को आई थिंक 2-3 साल से थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ कम आ रहा था, वॉल्यूम ग्रोथ कम आ रहा था, वो थोड़ा सा लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है और सेल्स ग्रोथ रूरल से भी आने लग गई है। इस तो ये बीच दो सन सेक्टर फार्मा आई के थिंक नंबर्स आ रहे हैं। सुशांत, बेग योर पार्डन, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। 2655 करोड़ का मुनाफा, 2377 करोड़ का अनुमान था, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है। एक आप कह सकते हैं एक तगड़ा बीट है मुनाफे के फ्रंट पर। 2655 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर, जहां पर 2377 करोड़ का एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर बैठा था। तो वो फिगर दरअसल काफ़ी बढ़िया आता हुआ। आगे कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे, और स्पेशली ये ध्यान देना होगा कि यूएस बिजनेस कंपनी का कितना कमाल कर पाया है, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग और वहाँ पर जेनरिक्स का ड्राइव कितना कारगर साबित हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, वो फाइन प्रिंट मार्केट देखना चाहेगा। स्टॉक नेशनल लेवल से थोड़ी सी अपनी चाल को कुछ बेहतर कर पाने में कामयाब रहा है। आपको याद होगा कंपनी के जो टैरो के नंबर्स आए थे, वहाँ पर परफॉर्मेंस कुछ डिसेंट देखने को मिला था। ये पहला आंकड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। स्टॉक अभी भी 0.5% नीचे, कुछ और डिटेल्स आने देंगे। लेकिन टेकिंग दिस वेरी पॉइंट फॉरवर्ड सुशांत, ये फार्मा कंपनियां जहां पर हमने देखा है कई सारे प्लेयर्स ने अब की बारी कहा है कि यूएस मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस का फायदा, कुछ बेहतर प्राइसिंग का फायदा आता हुआ दिखाई दिया है। नॉर्मली आप फार्मा को एक बहुत तगड़े डिफेंसिव के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन FY25 में कितनी जगह आप अपने पोर्टफोलियो में इन फार्मा कंपनियों को देंगे ऑन द बैक ऑफ दिस कमेंट्री कि यूएस बिजनेस कुछ बेहतर करने लगा है? आई थिंक लास्ट 2-3 क्वार्टर से यूएस बेस्ड जो फार्मा बिजनेसेस हैं जिनका अच्छा यूएस एक्सपोजर है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियोज में भी हमने थोड़ा एडिशन किया है, थोड़ा सूडो यूएस बिजनेसेस, नॉट नेसेसरली यूएस जेनेरिक्स, बट यूएस जेनेरिक्स को उन यूएस कंपनियों इनोवेटर्स को सप्लाई करने वाले बिजनेसेस सीडीएमओ वगैरह में, वहां पे हमने एडिशन किया है और हमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइसिंग पावर थोड़ी वापस आई है इन कंपनीज की, और मार्जिन्स जो गिर रहे थे वो स्टेबल हो गए हैं। तो इस वजह से FY25 विल बी अ गुड ईयर फॉर यूएस फार्मा बिजनेसेस। आप सीधे इन फार्मा कंपनियों के बजाय सीडीएमओ, एपीआई सप्लाई करने वाली कंपनियों में ज्यादा कन्विक्शन देखते हैं? हाँ, वो क्योंकि हमारे हिसाब से ज्यादा स्टेबल बिजनेसेस रहते हैं, और एक बार बिजनेस उनकी तरफ आ जाता है काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और उन पे प्राइसिंग प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है। अच्छा, एक चीज जो आप मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे, एक चीज आपने भी विटनेस की होगी कि मेटल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, और ये शायद Q1 ऑनवर्ड्स या Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ी सी इंडस्ट्री के लिए पेनफुल साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। कितना ड्रैग करेगा ये ऑटो सेक्टर के मार्जिन्स पर से? सो टिपिकली आई थिंक ये जो ट्रेंड रहता है 1-2 क्वार्टर के लेग से इम्पैक्ट आता है अर्निंग्स पे, OEMs के अर्निंग्स पे मेटल प्राइसेस का। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास ऑन हो जाता है 1-2 क्वार्टर के लेग से, बट एक प्रॉब्ली Q1 और Q2 the OEMs both on two-wheeler as well as four-wheeler side will have an impact because of high metal. मीनवेल आप निफ्टी का स्पाइक देखिए, और ये मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन और कल के दिन के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है। अगर हम 600 के ऊपर क्लोज दें और कल हमें एक ठीक ठाक ओपनिंग भी मिल जाए तो क्लस्टर निफ्टी का चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पिछले 2 दिन से परसिस्ट कर रहा है बिटवीन 22,400 to 600, उसका क्लस्टर चेंज हो जाएगा। बट अच्छा सुशांत जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। बीते 2 महीने की सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ बाज़ार को प्रभावित करके गई वो थी क्रूड का सेटअप। क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आई थिंक इतनी वोलेटिलिटी, इतने अगर आप देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आई थिंक चरम पर थे बीते 1.5 महीने में, उसके बावजूद 82 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करना, इससे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे जाना।
OMCs पर या फिर एविएशन कंपनियों पर या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर आपका व्यू क्या है इस मद्देनजर? नहीं, यकीनन जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी हाई लेवल पे हैं और जनरली इसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, जो इस बार तकरीबन काफी कम रही रिलेटिवली। और अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ OMCs will become better because stable pricing helps them maintain their margins. Volatility की वजह से कंपनीज काफी बार हेज नहीं कर पाती हैं अच्छे से और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर प्राइसेस अगर स्टेबल रहेगी तो उनके मार्जिन ज्यादा स्टेबल रहेंगे। और OMCs का एक और अभी बिकॉज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, देयर माइट बी प्राइस चेंजेस पोस्ट इलेक्शंस एज वेल। So OMCs पे probably पॉजिटिव रहना आई थिंक। ओके, अच्छा अब आते हैं सर इस बाज़ार का सबसे जो कमज़ोर धड़ा है और वो है IT, मिड कैप IT, लार्ज कैप IT। और इस बार की अर्निंग्स बहुत अगर आप देखें उत्साहित नहीं थी, उत्साहित करने वाली थी भी नहीं, बट उन नंबर्स के आगे प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर है सर। ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स में अगर बात करूँ, ये इंडेक्स अभी भी अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड स्पेशली ये वीकनेस तब और खलती है जब US में नेस्डेक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है और हमारे और नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में एक ज़मीन आसमान का आई थिंक अंतर आ गया है। ट्रेडर्स शायद इस डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी आई थिंक कोई क्रिटिकल मोमेंट नहीं आया है। मतलब ऐसा टेक्निकल ग्राउंड पे तो एटलीस्ट नहीं कर रहा है निफ्टी IT ऐसा कि जिससे मैं कह सकूं कि हाँ स्टेबल हो गया इंडेक्स। आपका IT पर व्यू या फिर लार्ज कैप IT पे व्यू, मिड कैप IT पे व्यू इस वक्त? IT कंपनी आई थिंक अर्निंग्स बॉटम आउट FY24 में हो गई है और आगे से हमको आई थिंक ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगी कंपेयर टू लास्ट 2 साल में जो हमें शॉक्स दिखे हैं काफी टाइम IT कंपनीज के रिजल्ट्स में, वो शायद कम रहेंगे। US इकोनॉमी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और रिसेशन का आई थिंक हम लोग काफी टाइम से वेट ही कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफी अभी तक ऊंचे स्तर पर ही है और नीचे नहीं गिर पाए हैं। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट थे वो 6 टाइम से 3 टाइम से ऑलमोस्ट 1 टाइम पे आ गया है इस साल के लिए। और शायद अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से चलता रहा US में और इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग रही तो शायद रेट्स गिरे भी नहीं इस साल और उसकी वजह से वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स में असर पड़ेगा। और थोड़ा बहुत FI सेलिंग जो हमने देखा है अर्लियर दिस मंथ, a large part in our view is because of that reason than any other reason. IT कंपनीज के रिजल्ट पर से आई थिंक उम्मीद के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक ही आए हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के। और इनफैक्ट IT companies have continued to deliver much more than large cap IT companies like previous few quarters. और ये ट्रेंड हमेशा आई थिंक नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में चलता ही रहेगा क्योंकि ये कंपनीज आई थिंक ने काफी अपने आप को पोजीशनिंग अच्छी की है। ये लोग मोस्ट ऑफ द मिड कैप कंपनीज हैड सम नीश बिजनेसेस जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है एंड दे हैव डन लॉट्स ऑफ हायरिंग फ्रॉम सीनियर टीम मेंबर्स ऑफ द लार्ज बिग बॉयज। तो काफी सारा टैलेंट आई थिंक इन मिड कैप और छोटी स्मॉल कैप कंपनी IT कंपनीज में आया है और ये लोग बिजनेस को काफी अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं, अच्छी टैलेंट हायरिंग और नीश बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सुशांत। मार्केट पर वापस लौटते हैं और एक्शन भरपूर है क्योंकि एक बार फिर डे हाई की तरफ बाजार बढ़ता हुआ 22,600 की तरफ निफ्टी आ चुका है और निफ्टी बैंक जो 350 पॉइंट नहीं लगभग 600 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 200 पॉइंट की ही गिरावट दिखा रहा है। तो क्रेजी एक्शन मार्केट में। अच्छा, सन फार्मा के कुछ और बारीकियां आ रही हैं। डे लो से स्टॉक लगभग 1% उभर पाया है, तो उसका चार्ट आप लेकर आइएगा अपनी स्क्रीन पर। और एक तो प्रॉफिट का आंकड़ा हम कह रहे थे 34% बढ़कर 2,655 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आप देखिए यूएस सेल्स फ्लैट है। $477 मिलियन के सामने $476 मिलियन, तो वहां पर एक फ्लैट परफॉर्मेंस है। इस क्वार्टर में एक अदर इनकम का फैक्टर है जो शायद उस प्रॉफिट को और अच्छा खासा बूस्ट कर रही है। इबिटा लेवल पर 8% तक की ग्रोथ, मार्जिन्स
25.3% जो एक्सपेक्टेशन था उसी के आसपास दरअसल मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो नंबर्स ऑन एन एवरेज ठीक है। अब आगे प्राइसिंग और प्रोडक्ट लॉन्चेस की कमेंट्री में कंपनी क्या कहती है उस पर शायद बाजार ज़्यादा रिएक्ट करना चाहेगा। इस समय डे लो से रिकवर ज़रूर हुआ है लेकिन अब भी करीब 0.5% नीचे है। चलिए अब डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, क्या कुछ रेडार पर रखना चाहिए BTST STBT के तौर पर, वो सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले डीलर्स क्या कह रहे हैं, यतिन को जोड़ लेते। यतिन, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, दो स्टॉक्स जो फोकस में है, सबसे पहले ITC। ओपन इंटरेस्ट डाउन है और स्टॉक ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग क्लियरली दिखाई पड़ रही है और बहुत सारे FMCG स्टॉक्स में आप कवरिंग देख रहे हैं। रिजल्ट्स के पहले डीलर्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 445 से 450 तक के लेवल्स डीलर्स को लगते हैं कि इस स्टॉक में पॉसिबल है। तो डीलर्स इन जनरल पॉजिटिव रह के चल रहे हैं FMCG स्टॉक्स में, खास करके ITC में। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा ड्यूरिंग द डे भी हमने की। मैनेजमेंट ने 25,000 करोड़ से ज़्यादा का जो गाइडेंस दिया है ऑर्डर इनफ्लो का, वो स्ट्रीट को पसंद आ रहा है। निफ्टी इंक्लूजन कैंडिडेट भी है। डीलर्स को लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 290 से लेकर 300 तक जा सकता है और इसीलिए यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में आज 14% की वृद्धि हुई है और फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। यतिन, शुक्रिया। डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर आई थिंक ये पॉइंट्स रखने के लिए BEL अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे डीलर्स की बाय लिस्ट में इस वक्त अपीयर होता हुआ। एंड ITC में क्लियर कट ब्रेकआउट था। ITC ने आज एक बार फिर से अपने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स कलेक्ट करते हैं। प्रकाश से शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत अच्छा ट्रेड था आपका आज GMR एयरपोर्ट। सब क्या पिक कर रहे हैं सर कल के प्रोस्पेक्टिव से? आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो है डाबर ट्रेड कर रहा है 553 के आसपास, 554। स्टॉप होगा 547, टारगेट होगा 565। सेटअप के हिसाब से कल अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए डाबर। डाबर आप पिक कर रहे हैं सर कल के लिए। और दूसरा ट्रेड लेके आइए जरा एक बार, एंड दैट्स आई थिंक ल्यूपिन। ये राजेश सतबुद्धे जी ने पिक किया था। राजेश जी, आप क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, देखिए लुपिन तो करना ही है कैरी, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, नया रादर ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, वो रहेगा ITC। हालांकि रिजल्ट है तो रिएक्शन कैसे होगा इसलिए मैंने थोड़ा ऑप्शंस का भी सहारा लिया है। तो देखिए ITC मेरे हिसाब से जिस तरह से ब्रेकआउट है, इमीडिएट टारगेट होगा 455 to 460। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा करीबन 435 का। लेकिन ITC में अगर किसी को ऑप्शंस के द्वारा काम करना है तो ATM कॉल ऑप्शन 440 का करीबन ₹7.25 पे है, इसे बाय कर सकते हुए स्टॉप लॉस ऑफ 4। मेरे हिसाब से ये कम से कम 11:30-12 तक जाना चाहिए। तो ITC का आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड ले सकते हैं और फ्यूचर में भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैंने ऑप्शन सजेस्ट किया। दैट्स इट। ओके, तो ऑप्शन में 440 वाला कॉल लेकर जाइए, राइड कीजिए ITC। कल नंबर से पहले यहाँ पर मोमेंटम जरूर आया है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST? जी मैम, फार्मा से डीवीज लैब लेके जाना चाहूंगा। डीवीज लैब का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। कल के सत्र में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी और आज उसका एक फॉलोअप हम देख रहे हैं। 4059 के लगभग इसका प्राइस है। 4150 का इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 4000 का। ओके, तो डीवीज लैब में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की अमित देख रहे हैं। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, क्योंकि ओबराय रियल्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है जिसकी बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, तो आई थिंक BTST के लिए ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 1739 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 1840 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ओबराय रियल्टी के फ्यूचर में। ओके, चंदन आपके कैरी करेंगे? जी देखिए, मैंने यहाँ पे ओबराय रियल्टी पे ही ट्रेड निकाला, बट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो मैं दूसरे काउंटर पे फोकस करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट तो काउंटर चलेंगे, बट डिफेंस का काउंटर है उसमें रफ्तार थमेगी नहीं। तो ओबराय के बाद में अब ध्यान दे तो मैं HAL पे फोकस करूँगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। कोई भी छोटे से डिक्लाइन आ रहे हैं वो खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए HAL के मोमेंटम को हम कंटिन्यू यहाँ पे प्ले करने की सलाह देंगे। 4800 का सपोर्ट है, ऊपर में 5100 के टारगेट। ओके, गौरांग जी, आप क्या कैरी करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? आपको तो कह रहा वॉलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, आप बाय राइट एंड सिट टाइट पे चलते हैं, क्या पिक कर रहे हैं? एक कंपनी मेरे ख्याल से 5 हफ्ते पहले करीबन 1200 के आसपास चर्चा की थी, कोचिन शिपयार्ड। 1600 के पार है वीरेंद्र आज ही। यहाँ से भी अगर आप मौका चूक गए तब खरीदने के लिए, तो आज भी मौका है खरीदारी करने के लिए।
और मुझे पूरा रक्षा क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले 5 साल के लिए। मेरे ख्याल से बेहतरीन रुझान आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, आइए अब जरा रणनीति पर। देखिए, निफ्टी बैंक को तो मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, और क्योंकि अभी भी ये जो क्लोज है बिटवीन आई थिंक 50 डे और बिलो, मतलब 50 डे के ऊपर है और बिलो 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है। और देखेंगे स्टैट्स कल क्या निकल के आते हैं, कहाँ पुट राइटर्स ने आज एक ऑप्शन जो जोन था 47,500 का वो बच गया, 48,000 का ऑप्शन जोन वो बच गया। बट निफ्टी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी के बावजूद ट्रेड सेटअप के मुताबिक ट्रेड दे रहा है। और जो मैंने सुबह का पॉइंट रखा था डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पर जो प्लेट रखिएगा, द मोमेंट इट विल क्रॉस 607 द हायर साइड। एक अटेम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट लिया, सक्सीड नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में ये उस लेवल के ऊपर क्लोज देता हुआ, और ये अच्छी क्लोजिंग है। याद रखिएगा, थोड़ा सा आप देखिए एग्जैक्टली निफ्टी वीकली चार्ट्स पे क्या कर रहा है। आप वो जो 3 मई वाला हफ्ता है ना, उस क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकली समझिए, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जोन है यहाँ पे आके ट्रेड करना, लेकिन निफ्टी अगर वहाँ पे आके अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है तो ये सेल्फ एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। फिर कहूँगा, अगर आपके बस की है, अगर पोटेंशियल है तो निफ्टी पर ट्रेड लॉन्ग कैरी करिए। अगर लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स फॉरगेट फॉर द टाइमिंग आप किसकी कहाँ पर है, इवेंट में है, इवेंट के बाहर है, कुछ नहीं है। बट अगर आप लेवल टू बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी पोजीशन, 4 लॉट की क्षमता है 1 लॉट, 4 लॉट की क्षमता है 2 लॉट कैरी करिए। ये क्लोज बढ़िया है। अगर मैं लेवल टू लेवल कंपैरिजन करूं तो इस लेवल के मुताबिक 616 पर जब एक कॉल रेटेड ट्रैप हो गया है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो क्लस्टर खुल रहा है वो है 689-710 का क्लस्टर, स्पेशली फॉर निफ्टी। हमारे पास एडवांटेज क्या है? हमारे पास एडवांटेज है निफ्टी आईटी। हमारे पास एडवांटेज क्या है? हमारे पास रिलायंस एडवांटेज है, हमारे पास फार्मा एडवांटेज है, और हमारे पास इस वक्त अगर आप देखें डिफेंस एडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेज हैं निफ्टी के लिए। बात करते करते ऑलमोस्ट 22,620 को हम स्ट्राइक करते हुए। अब एक काम करते हैं, जरा सेटअप देखते हैं, मतलब जो ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स है वो कैसी रही आज की। और एक स्टॉक में और रखूँगा आपके स्क्रीन पे जो आई थिंक मेरे लिए निफ्टी के उस सेटअप के प्रोस्पेक्टिव से बढ़िया है। दैट्स आई थिंक एक स्टॉक रखिएगा बजाज फाइनेंस। ये भी आज एक अच्छा पुल बैक देके ऊपर आया, हालांकि सिंक हुआ बाद में, चलिए छोड़िए, बजाज फाइनेंस को हटा दीजिए। लॉन्ग आज 59 में, 27 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 58 में, और 39 में अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओवर रियल्टी जिसने इस क्लोजिंग में अपना आई थिंक जो लोहा मनवाया और स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ। बीएल में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग सेशन रहा। सिप्ला स्ट्रॉन्ग मूव। डाबर, एफएमसीजी, पैक्स और मेट्रोपोलिस पोस्ट अर्निंग्स आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। ग्रैंडवर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, पीआई इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग थी, एचएल में शॉर्ट कवरिंग थी। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि एचएल में शॉर्ट कौन है। बाकी टाटा कंज्यूमर और जेकेसी में यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग थी। आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड और लेके आइएगा और उस स्लाइड में आपको दिखाई देगा यहाँ पर आज के शॉर्ट बिल्डअप। बीएचएल, पोस्ट अर्निंग्स, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, सेल। आज पूरा मेटल्स एक प्रॉफिट बुकिंग के मोड में गया। और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज आईएक्स में, दीपक नाइट्राइट, पॉलीकैब, आरईसी और भारत फौज में रही। बट निफ्टी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। इट्स 22620। देखिए क्लोज इस जोन में नहीं आएगा, 620 पे क्लोज नहीं आएगा, क्लोज काफ़ी नीचे आएगा। बट स्टिल ये क्लोजिंग अच्छी है कंसिडरिंग आई थिंक जो आज के कंट्रीब्यूटर्स हैं। मानस, एक मैं टेक लेना चाहूँगा आपसे निफ्टी पर। अभी तक मैं सिर्फ मैं ही बात करे जा रहा हूँ इस पर, बट ये क्लोज आपको क्या इंप्रेस कर रहा है 621 के आसपास का? देखिए क्लोज तो काफी पॉजिटिव है। अब देखिए पॉइंट ये कि आज ये चौथा दिन हो गया जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बना रहा है। मेरे ख्याल से जो पिछला हाई 22,750 है उसको निफ्टी बहुत ही जल्द टेस्ट कर सकता है। शायद 1 से 2 दिनों में ही वो लेवल्स आ जाएंगे। आई थिंक अभी भी अगर कोई ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। आपके जो स्टॉप लॉस अब आपको लगाने हैं वो 22,540 के नीचे लगाने। ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव निफ्टी का 22,621 पर होपफुली ये मार्केट टिकेगा। अच्छा, वायदे बाजार में कुछ स्टॉक्स बैन में जाएंगे, कुछ बैन से बाहर भी आएंगे। तो इन एंड आउट की श्रेणी आपकी स्क्रीन पर। जो बैन से आ सकते हैं उसमें हिंदुस्तान कॉपर 154% तक के यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन आ चुकी है। मेट्रोपोलिस है, मेट्रोपोलिस हमने आज बात भी की है कि नतीजों के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी का मूव। और सेल इंडिया, सेल भी दरअसल बैन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जगह कौन बना रहा है इनके लिए? एक तो ग्रैन्यूल्स है जहां पर पोजीशन कूल ऑफ हुई हैं। जीएमआर एयरपोर्ट जिसमें आज पूरे दिन अच्छा खासा एक्शन रहा,
लेकिन 79% तक की पोजीशंस आ गई हैं और बायोकॉन 82%। अब तक जीएमआर जो मेंशन हुआ था, आई एम अज्यूमिंग वो कैश मार्केट के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से था, लेकिन गाबा साहब कल के लिए एक पर्सपेक्टिव दीजिए, ये बैंड से भी बाहर आएगा तो कल पॉसिबिलिटी है आज का ये मूव कंटिन्यू हो? मेरे हिसाब से ये जीएमआर इंफ्रा नियर टर्म टारगेट जो मैंने 90 दिया वहां तक तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब 90 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, वो करीब 95-100 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। कम से कम 2-3 हफ्ते का ये ट्रेड बनता है। स्टॉप लगा सकते हैं 86, अब भी ट्रेड ले जा सकते हैं, और 90 के टारगेट अब भी बनता है जीएमआर इंफ्रा। ओके, तो 90 का टारगेट अभी भी बन रहा है, जीएमआर को कैरी कीजिए और कल यहाँ पर आगे और एक्शन बनता दिखाई देगा। नजरें रहेंगी उन पर्टिकुलर काउंटर्स पर। एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। सन फार्मा फाइनली देखिएगा प्लीज, 1554 के आसपास का क्लोज पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। नंबर्स अब मार्केट को अच्छे लगे हैं, वो थम्स अप आ चुका है, तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा, बाय द वे, ये जो रिकवरी आई है वो उनमें बैंकों का भी हाथ है। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। स्टॉक अभी भी आपको नेगेटिव साइड पर दिखाई देगा, लेकिन 0.4% नीचे है। निचले लेवल से लगभग 1% तक की रिकवरी देखी गई इसमें। इंडसिंड तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, वो एक अच्छी चीज है, 0.25% के ही सही, लेकिन गेन्स आते हुए दिखाई दिए। और एचडीएफसी बैंक भी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इस शो के मध्य में जब हम बात कर रहे थे वो नेगेटिव साइड पर था, आधे % नीचे था। आज उसका ठीक विपरीत क्लोज आता हुआ 1464 के आसपास वो क्लोज देखने को मिलेगा। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए आज की क्लोजिंग। बड़ा सारा एक्शन देखने को मिला है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े मूव्स देखे गए। तो निफ्टी 50 लगभग अच्छे पुलबैक के साथ डे हाई पर ही जाकर टिक रहा है। 22,624 के लेवल्स आते हुए स्क्रीन पर 97 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक ने डे लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई है, माइंड यू। इंट्राडे में 585 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। क्लोज आपको सिर्फ 100 पॉइंट नीचे ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मिड कैप्स का साथ निफ्टी आईटी का एक बड़ा योगदान। टेक्नोलॉजी में एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कुछ एक्शन बनता दिखाई दिया था। इसीलिए हमने देखा है निफ्टी आईटी नियरली ½ % ऊपर ट्रेड में दिख रहा है। वो स्टॉक्स भी दिखा दीजिएगा जो बड़े मूवर्स रहे, एलटीटीएस, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स आज जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए 2-2.25% की तेजी पर जाकर टिका है काउंटर। अच्छा, भेल आज की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, खराब परफॉर्मेंस है, तो स्टॉक 5% नीचे। इसके सामने बीईएल, कल नंबर्स पर एक्शन था, आज कुछ कमेंट्री आई कंपनी की तरफ से, स्टॉक और भागा, 3-3.5% तक की तेजी। सिप्ला आज तेजी में था, जहां पर मार्केट में कमेंट्री भी कंपनी की तरफ से अच्छी थी कुछ ड्रग लॉन्चेस को लेकर, तो 2-2.5% तक का इजाफा वहां पर बनता दिखाई दिया। लगे हाथ मेट्रोपोलिस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि नंबर्स अच्छे और वो स्टॉक भी तेजी में ही आज करीब 3-3.25% के गेन्स दिखाने में कामयाब रहा। क्लोजिंग तक पेटीएम पर नजर डालिएगा, लॉस आया है अच्छा खासा, लेकिन प्राइमरीली वो पेमेंट बैंक वाले सिलसिले का इम्पैक्ट है। सुबह में थोड़ा सा खामोश था, लेकिन आज क्लोज 5% ऊपर आता हुआ इस स्टॉक के लिए 369 पर एक क्लोज देखने को मिला है। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, और वहां से एक अंदाजा मिलेगा कि कौन कहां और किस करवट पर बैठ रहा है आज के लिए। तेजी में ऑफकोर्स एफएमसीजी कंपनियां कई सारी थी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जैसे ट्रेड्स तेजी में, ब्रिटानिया तेजी में, रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, 2919 पर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ। सिप्ला मैंने मेंशन किया, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज देखिए, सन फार्मा के नंबर्स पर वो स्टॉक रिकवर होता हुआ, और डीवीज में भी एक बाय कॉल ही आपने देखा है। एलएनटी में एक पुल बैक देखने को मिला है आज के दिन। जो दबाव में स्टॉक्स रहे हैं उसमें एसबीआई, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ट्रेड साबित हुए। तो ये है फिलहाल आज का क्लोज, 93 पॉइंट एक स्विंग बैक पर 22,622 के लेवल्स पर निफ्टी आकर टिकता हुआ। वीरू, काफी वॉलेटाइल, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी क्लोज। अच्छी क्लोज है। हर्षदा, अगर आप में लेवल टू लेवल देखते ना तो बेटर क्लोज है निफ्टी के लिए, जिसके लिए सेटअप, जिसके लिए अगर आप देखें फार्मा, जिसके लिए मेटल्स, जिसके लिए रिलायंस, आई थिंक सबकी प्रेजेंस उसके सेटअप को ठीक बना रही थी। अच्छा क्लोज है, और निफ्टी का जो क्लोज है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बहरहाल आज एक स्टॉक की बड़ी हुई खिंचाई और बीएचईएल, इसी बहाने अपने शहर की याद आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी सेटअप को लेकर। निफ्टी की एक्सपायरी डे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी
कैसे अप्रोच करना है इस सेशन को, हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज एक बार फिर से कल जुड़ेंगे आपके साथ मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।